नमस्कार बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं जेई मेल एडवांस वीकली सीरीज़, जिसमें आज ही अपना तीसरा एपिसोड है, जिसके अंदर हम लोग फिर से कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके थॉट प्रोसेस को इंक्रीज़ करेंगे। हम लोग आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए तो हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट सेट ए इज इक्वल्स टू द सेट ऑफ x1 x2 x3 से टिल x8 एंड सेट b इज y1 y2 y3 y4। द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस वी रिक्वायर टू फाइंड, जिसमें हमें फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन कर रखा है, विच आर ऑन टू गिवन है हमें कंडीशन, एंड देयर आर एग्जैक्टली 3x इन ए सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू y1। ये क्वेश्चन का अपने पास डेटा है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन हमारे पास फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। अब देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन में एक तो कंडीशंस को हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि हमें ऑन टू फॉर्म करना है, और एक दूसरी बात कि देयर आर 3x इन ए सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू y1। इन दो पॉइंट्स पर हमें फोकस रखना है। और ऐसे फंक्शंस कितने बनने वाले हैं, तो देखो सेट ए में क्या गिवन है, सेट ए में गिवन है x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 और x8। सबसे पहले हम लोग सेट ए बना लेते हैं और सेट बी बना लेते हैं। तो सेट बी हमारे पास है y1 y2 y3 और y4। ये हमने सेट ए सेट बी फॉर्म कर लिया। अब हमें वो फंक्शंस फाइंड करने हैं जो सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। नंबर ऑफ फंक्शंस, अब देखो, पर कैसे फंक्शंस फाइंड करने हैं, इस तरीके के फंक्शंस जो कि ऑन टू हों। अच्छा, ऑन टू होने का मतलब हम समझते हैं कि ऑन टू का मतलब है कि जो रेंज ऑफ फंक्शन होना चाहिए वो कोडोमेन से मैच करना चाहिए। मतलब कोडोमेन के एवरी एलिमेंट, जितने भी सेट बी में एलिमेंट है हमारे पास, उनके हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट होनी चाहिए, है ना। हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई, तो मतलब यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, खाली नहीं छोड़ सकते हैं, सबका कोई ना कोई प्री इमेज होना चाहिए। और देयर आर एग्जैक्टली 3x इन ए सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू y1। एक ये दूसरी कंडीशन है, एग्जैक्टली 3x इन ए सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू y1। तो सेट ए में 3x हमें ढूंढने जो कि y1 से रिलेट हों, और बाकी के जो टोटल एलिमेंट हमारे पास कितने, 8। तो 3 एलिमेंट सेट y1 से रिलेटेड हो, एलिमेंट y1 से, और बाकी के 5 एलिमेंट y2 y3 y4 से हमें एसोसिएट करने, और कोई भी एलिमेंट सेट बी में खाली नहीं छोड़ना है। अच्छा, कोई भी एलिमेंट सेट बी में खाली नहीं छोड़ना है, तो y1 को हम x1 से रिलेट कर सकते हैं, किसी x2 से, किसी x3 से, किसी सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट से एसोसिएट कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं कर सकते कि x1 को हम 2y से रिलेट कर दें, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन को चैलेंज कर देगा। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? फंक्शन इज द रिलेशन विच इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए शुड हैव यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक इमेज इन सेट बी मतलब सबका सिंगल इमेज होना चाहिए, है ना। तो इस वजह से हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं सेट ए में से, और सेट ए में से 3 एलिमेंट सेलेक्ट करें तो दैट वी कैन डू बाय 8C3 बेस। 8C3 बेस तरीकों से हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 एलिमेंट्स। अब यहाँ कोई 3 एलिमेंट सेलेक्ट होंगे, उन तीनों का जो एक कोई ग्रुप बन गया होगा। अब वो पूरा का पूरा ग्रुप हमें y1 से रिलेट करना है, तो उसको y1 से रिलेट करने का एक तरीका, उसको y1 से रिलेट करने का एक तरीका, देखो सोचने का तरीका है पीएनसी में और कुछ नहीं है, केवल थॉट प्रोसेस है। उस सोचने के तरीकों को कुछ फिक्स पॉइंट्स के साथ हम कनेक्ट करते हुए इस चीज़ों को सोचते हैं। अब बाकी के जो है 3 एलिमेंट सेलेक्ट करके हमने y1 से रिलेट कर दिया, तो बाकी 5 एलिमेंट्स यहाँ पर बचे होंगे। रिमेनिंग नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास, 5। और उनको अब हम कनेक्ट करना चाहते हैं, रिलेट करना चाहते हैं किससे, y2 y3 y4 से। और कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छोड़ना चाहते, तो मतलब सबकी कोई ना कोई एक प्री इमेज तो होगी। अब उन 5 में से एक एक प्री इमेज रखने के लिए एक एक एलिमेंट तो इस पर चला जाएगा, बचेंगे हमारे पास 2 एलिमेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने x1 x2 x3 के ग्रुप को, मान लो सपोज करना है ना, ये बस केवल ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि हम समझ पाए। तो एक ग्रुप बना के मैंने इसको y1 से रिलेट कर दिया होगा, 3 एलिमेंट सेलेक्ट करके। अब ये जो 5 एलिमेंट बच रहे हैं हमारे पास, इन 5 को हमें y2 y3 y4 पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सबके पास एक एक एलिमेंट तो जाना ही है, बचेंगे हमारे पास कोई 2 एलिमेंट। अब इन दोनों एलिमेंट्स को या तो मैं किसी एक को दे सकता हूँ y2 y3 y4 में से। ये कुछ वैसा सवाल हो गया जैसे हम लोग पीएनसी में एक क्वेश्चन वो और करते हैं जिसमें हमारे पास 5 बॉल हैं, 3 बॉक्सेस हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सो दैट कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं रहना चाहिए। यानी y2 भी खाली नहीं रहना चाहिए, y2 के पास भी कम से कम एक बॉल आनी चाहिए, y3 के पास भी कम से कम एक बॉल, और y4 के पास भी कम से कम एक बॉल आनी चाहिए। अब इस काम को कैसे करें, तो डिस्ट्रीब्यूट करना है। और जब भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट प्लेसेस पर, तो हमारे पास जो करने का तरीका होता है वो होता है अपने पास बाय ग्रुप थ्योरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रुप बना लेते हैं यहाँ पर। तो करने क्या वाले हैं, हमारे पास 3, सबके पास एक एक तो जाएगा ही। अब बचेंगे 2, तो इन 2 का क्या कर सकते हैं कि या तो दोनों किसी एक को दे दें,
या फिर उन दोनों को किसी दो वाइस को दोनों को एक एक दे दें। तो मतलब हमारे पास करने के तरीके क्या हो जाएंगे, तो दो तरीके के ग्रुप्स बनेंगे। अगर हम दोनों एलिमेंट किसी एक वाई को दे देते हैं तो उस केस में हमें 3 1 1 का ग्रुप बनाना है। और अगर हम वो जो रिमेनिंग दो एलिमेंट्स हैं हमारे पास एक्स में, रिमेनिंग जो दो एलिमेंट है हमारे पास एक्स में, उनको अगर हम दो वाइज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमें उस केस में किस किस का ग्रुप बनाना है, 2 2 और 1 का। भाई सबको 1 1 1 तो मिलना ही है। बचे हुए दो एलिमेंट्स को या तो किसी एक वाई को दे सकते हैं तो 3 1 1 का ग्रुप बनेगा, और बचे हुए दो एलिमेंट्स को अगर मैं दो वाइज को देता हूँ तो 2 2 1 का ग्रुप बनेगा। चलो तो अब इस ग्रुप को बना लेते हैं। तो हम ग्रुप बनाए तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 5। अब 5 एलिमेंट में से 3 का ग्रुप बनाना है तो 5C3 से सेलेक्ट कर ले इसको। अब रिमेनिंग एलिमेंट कितने बचेंगे, दो एलिमेंट, उन दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर 1C1। ये हमारे पास 3 1 1 के ग्रुप बन गए। अच्छा, ग्रुप थ्योरी में ये सजेस्ट करती है कि जितने आइडेंटिकल अमाउंट में ग्रुप बनते हैं उतने फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं टू फाइंड एक्चुअल नंबर ऑफ ग्रुप्स। तो ये हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ ग्रुप्स हो गए होंगे। अब इन ग्रुप्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 3 एलिमेंट्स पर, y2 y3 y4 पर। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं हम लोग 3 फैक्टोरियल से। या फिर हम क्या करें, 2 2 1 का ग्रुप बना है। अब 2 2 1 का ग्रुप बना है तो 5C2 से पहला ग्रुप बना होगा, 3C2 से दूसरा। भाई 5C2 से एक ग्रुप बना होगा तो बचे होंगे 3 एलिमेंट, 3 में से फिर 2 सेलेक्ट कर लिए तो एक और ग्रुप बना दिया, और फिर 1C1। और फिर मैं वापस से बोलूँगा कि आइडेंटिकल अमाउंट में जितने ग्रुप बनते हैं उतने फैक्टोरियल से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये डिवीजन हो गया। और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है किसके साथ, किसके ऊपर, y2 y3 y4 पर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको कितने फैक्टोरियल से, 3 फैक्टोरियल से। तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया इन 5 एलिमेंट का इन 3 एलिमेंट्स पर। और इन 3 एलिमेंट्स का इस पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो ये 8C3 से हुआ था। तो मतलब फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई विद, इस पूरी क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई विद 8C3। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ गए, नंबर ऑफ फंक्शंस आ गए, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो अब इसकी कैलकुलेशन करें तो देखो क्या आंसर मैच करता है इन चारों ऑप्शन में से। अच्छा, 8C3 का मतलब हो जाएगा 8 × 7 × 6 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इनटू, अभी 5C3 की बात करें तो ये 10 हो गया, 2C1 की वैल्यू 2 हो गई, 1C1 की वैल्यू 1/2 इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और प्लस, और 5C2 की वैल्यू 10 इंटू 3C2 की वैल्यू 3 इंटू 1C1 की वैल्यू 1 और डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 और इंटू 3 फैक्टोरियल मतलब 6। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 2 से ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया। 6 को हम कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8 × 7 और वो 6 कॉमन आएगा तो इंटू 6 और इंटू, और अंदर ब्रैकेट में क्या बचा अपने पास 10 प्लस ये 6 कॉमन चला गया और इधर क्या बचा अपने पास 6 कॉमन लेने के बाद 15। तो फाइनली जो आंसर आ गया अपने पास वो क्या आ जाएगा 8 × 7 × 6 मल्टीप्लाई विद ये हो जाएगा अपने पास 25। अब 25 तो ये 8 7 जब 56 इंटू ये 25 इंटू 6 करेंगे तो ये आपके पास 150 और 150 को 56 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 15 6 से 90, 9 कैरी हो गया और 75 और 9 कितना हो गया अपने पास, ये आपके पास हो गया 84। चलिए तो इस तरीके से हमारे पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया 8400 मीन्स नन ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट हमें फाइंड करना है 2009 फैक्टोरियल प्लस 2006 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2008 फैक्टोरियल प्लस 2007 फैक्टोरियल। चलो तो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे सोचेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन न्यूमरेटर 2006 फैक्टोरियल हम कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास बचेगा क्या 1 प्लस 2009 इंटू 2008 इंटू 2006 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया। अब डिनोमिनेटर में से हम क्या कर लेते हैं 2007 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 2008, है ना। अब देखो ये अगले ही लाइन में बड़ा इजी देखने को नज़र आ रहा है। तो अब अगर हम देखें तो 2006 फैक्टोरियल से ये 2007 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया 2007 हो जाएगा। और अगर मैं इस क्वांटिटी को अब दोनों टर्म्स में सेपरेट कर दूँ, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस 2009 इंटू 2008 इंटू 2007 और डिवाइडेड बाय, और ये आपके पास हो गया 2007 इंटू, और ये हो गया आपके पास 2009। अभी इसको अगर हम सेपरेट कर दें दोनों टर्म्स में तो ये आपके कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर क्या बचेगा 2008 इस वाले टर्म के अंदर, अगर हम सेपरेट करेंगे तो 2007 2009 कैंसिल होगा और प्लस, और अगला टर्म क्या बचेगा 1/2007 इंटू 2009। और मुझे इस पूरी क्वांटिटी का क्या लेना था ग्रेटेस्ट, इस पूरी क्वांटिटी का मुझे क्या लेना है ग्रेटेस्ट पार्ट लेना है। और जब हम इसको ग्रेटेस्ट पार्ट में जाएंगे तो ये वाली जो क्वांटिटी है वो हमें समझ में आ रही है कि ये डेसिमल में होगी, तो ये 2008 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, और 2008 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट अगर हम लेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपने पास इस क्वेश्चन का 2000। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा 2008 सेकेंड ऑप्शन।
चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में, अब ये देखो इस तरीके के क्वेश्चन कई बार एडवांस लेवल पर इस तरीके का डायग्राम बना के कुछ कुछ मार्क करके आ जाते हैं। तो देखो कैसे इसका थॉट प्रोसेस होता है इस तरीके के क्वेश्चन को सोचने का, इस क्वेश्चन के साथ हम समझते हैं। देखिए देखो इस क्वेश्चन में डेटा में क्या गिवन है कि ना गेम ऑफ माइन स्वीपर, है ना, ये वही गेम है जो नॉर्मली हम लोग कंप्यूटर्स पर खेलते रहते हैं सब एक दूसरे के साथ। तो इन अ गेम ऑफ माइन स्वीपर अ नंबर ऑन अ स्क्वायर, है ना, एक नंबर ऑफ ऑन अ स्क्वायर denotes the number of mines that share at least one vertex with that square। मतलब अगर यहाँ 2 लिखा हुआ है तो ये जो नॉर्मली माइन स्वीपर जो गेम होता है उसका जो आइडिया होता है वो उसी आइडिया पर काम चल रहा है कि मान लो ये 2 लिखा हुआ है तो इसके एडजेसेंट जो स्क्वायर्स हैं इन सब में कहीं ना कहीं 2 माइंस अवेलेबल होंगे, इस वाले स्क्वायर में या इस स्क्वायर में, जो भी इसके साथ कम से कम एक वर्टेक्स शेयर करता है वो हर स्क्वायर के अंदर ये पॉसिबिलिटीज़ हैं जिनमें कहीं ना कहीं 2 माइंस अवेलेबल होंगे इन 5 स्क्वायर में से किसी एक स्क्वायर में। ऐसे ही आगे बोल रहे हैं कि जो ये 1 यहाँ लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये जो 8 स्क्वायर सारे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 स्क्वायर में से कहीं ना कहीं एक स्क्वायर के अंदर एक माइन अवेलेबल होगी। और सिमिलरली ये 2 है तो इसमें से इन 8 स्क्वायर्स में भी कहीं ना कहीं हमारे पास जो है 2 स्क्वायर्स ऐसे होंगे जिनमें 2 माइंस अवेलेबल होंगे। अच्छा, और आल्सो क्या गिवन है कि स्क्वायर विद अ नंबर मे नॉट हैव अ माइन एंड द ब्लैंक स्क्वायर आर अनडिटरमाइंड, मतलब जिस पर नंबर लिखा हो उसमें तो कोई माइन है ही नहीं, ऑब्वियसली बात है। और जो ब्लैंक स्क्वायर हैं वो अनडिटरमाइंड, उनको पता नहीं उनमें कहाँ माइंस हैं कहाँ नहीं है। इन हाउ मेनी वेज कैन द माइंस बी प्लेस्ड, कितने तरीक़ों से हम यहाँ पर माइंस प्लेस कर सकते हैं इन द गिवन कॉन्फिगरेशन ऑफ ब्लैंक स्क्वायर, ये जो भी ब्लैंक स्क्वायर है इनमें कितने तरीक़ों से हम माइंस को इस्टेब्लिश करते हैं ताकि ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए। चलिए तो देखते हैं कैसे शुरू करेंगे इस सवाल को। देखो सबसे पहले यहाँ हमें ये 2 गिवन है, यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि ये जो 2 है वो 5 स्क्वायर्स को शेयर कर रहा है अपने साथ, जबकि ये जो 1 है ये 8 स्क्वायर्स को शेयर कर रहा है अपने साथ, और ये जो 2 है ये भी अपने साथ 8 स्क्वायर्स को, मैं सर्कल बना देता हूँ, ये जो 2 है वो 8 स्क्वायर्स को शेयर कर रहा है अपने साथ, ये 1 जो है ये भी 8 स्क्वायर्स को शेयर कर रहा है, और ये जो 2 है ये 5 स्क्वायर्स को शेयर कर रहा है। तो इसमें स्मॉलेस्ट जो लोएस्ट पॉसिबिलिटी है वो उस 2 के साथ है। तो वहीं से इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो अब देखो यहाँ अगर ये 2 है और ये 5 स्क्वायर्स के साथ शेयर कर रहा है तो मैं एक काम करता हूँ कि इनको नाम देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ कॉलम 2 राइट, है ना, ये जो 2 राइट है ये मैं इस कॉलम को बोल देता हूँ कॉलम ऑफ 1 2, है ना, C12। इस वाले कॉलम को बोल देते हैं C1, इस वाले कॉलम को हम बोल देते हैं C21, ये कॉलम हम बोल देते हैं C2 लेफ्ट, है ना, और ये अपने पास हो गया लेफ्ट कॉलम, इसको लेफ्ट कॉलम बोल लेता हूँ, है ना, ऐसे कुछ नाम देता हूँ। हमारे पास ये कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं, इन कॉलम्स को हम ऐसे नेमिंग कर देते हैं। और एक बार शुरू करते हैं। देखो अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम ये देखें कि ये 2 यहाँ पर लिखा हुआ है तो इन 5 स्क्वायर में से कहीं आएगा। अब इन 5 स्क्वायर में से कहीं आएगा तो मैं आपको बोलूँगा कि ये C12 वाले कॉलम में 2 जो 3 आपके पास स्क्वायर्स अवेलेबल हैं इनमें से कोई भी 2 स्क्वायर अगर चूज़ करके बोलें कि इन 2 स्क्वायर्स में ये 2 माइंस आने वाले हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों ये पॉसिबल नहीं है, देखो मैं आपको समझाऊँ क्यों ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ पर इस वाले कॉलम को चूज़ कर लेता हूँ और मैं प्लेस कर देता हूँ कि मान लो यहाँ पर एक माइन है और यहाँ एक माइन है, अगर ये मैं कंसिडर करता हूँ, सपोज करता हूँ, तो इस केस में ये जो स्क्वायर्स हैं ये इस 1 वाले स्क्वायर के साथ भी अपनी साइड्स शेयर कर रहे हैं, अपनी वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं। तो ये शो करेगा कि यार इन 8 में से किसी एक स्क्वायर में एक माइन होनी चाहिए, और अगर हम दोनों माइन यहाँ प्लेस कर देंगे तो इस 1 वाले पॉइंट की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हम ये क्लेम करने वाले हैं, हम ये बोलने वाले हैं, सबसे पहली बात हम जो समझने वाले हैं वो ये है कि C12 स्क्वायर में, ये C12 जो कॉलम है, सॉरी, इस C12 कॉलम में से किसी एक स्क्वायर में आपका एक माइन आ सकता है, नहीं तो ये जो 2 माइन है या तो वो इन 2 माइंस में इन दोनों स्क्वायर्स को कवर करेंगे जो C2R से एसोसिएटेड है। C2R में अपने पास ये 2 स्क्वायर अवेलेबल है, तो इन 2 स्क्वायर्स में से इन दोनों स्क्वायर्स में ही दोनों माइन आ जाएंगे या तो, और या फिर ये रहेगा कि एक माइन इधर आएगा इस कॉलम में और एक माइन इस कॉलम में रहने वाले, तो एक माइन C2R कॉलम में रहने वाला और एक माइन C12 कॉलम में रहने वाले। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों माइन C12 कॉलम में आ जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है ना, समझ गए होंगे सब लोग बात को, देखो, है ना। तो सबसे पहले चलो इनमें से किसी एक पॉसिबिलिटी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लो दोनों माइंस, है ना, फर्स्ट केस व्हेन बोथ माइंस आर इन स्क्वायर्स ऑफ C2R कॉलम, है ना। C2R जो कॉलम है
इस कॉलम के जो स्क्वायर्स हैं उस स्क्वायर्स में दोनों माइंस अवेलेबल है। अगर उन स्क्वायर्स में दोनों माइंस अवेलेबल हैं तो इन दोनों माइंस को इन दोनों स्क्वायर्स में प्लेस करने का एक तरीका, भाई दोनों माइंस यहाँ रख देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये एक तरीका हो जाएगा हमारे पास, ये दोनों माइंस प्लेस हो गए। अब हम ये क्लेम करेंगे डेफिनेटली कि इस केस में अगर ये दोनों माइंस यहाँ हो गए तो अब हम ये क्लेम करेंगे कि जो C12 कॉलम है, इस C12 कॉलम की किसी भी स्क्वायर में माइन नहीं आ सकता, क्योंकि अगर इनमें से किसी भी एक स्क्वायर में माइन आ गया तो फिर यहाँ मुझे 3 या 4 या 5 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखा हुआ है, क्योंकि अगर इसमें से एक भी माइन आ गया तो 2 माइंस ऑलरेडी यहाँ पर हम प्लेस कर चुके हैं। अब इनमें से किसी में भी एक माइन भी आ जाएगा तो यहाँ पर फिर ये नंबर ऑफ माइंस इस वाले स्क्वायर से एडजेसेंट जो नंबर ऑफ माइंस होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 से ज़्यादा हो जाएंगे। और हमें 2 माइंस रखने, तो 2 माइंस रखने तो हम ये क्लेम करेंगे कि भाई अगर हम यहाँ पर दोनों माइंस प्लेस कर चुके हैं तो ये वाला जो कॉलम होगा C12 कॉलम, ये कॉलम कंप्लीटली क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। अब कंप्लीटली ब्लैंक रहेगा तो चलो अब इस 1 को हम एडजस्ट करने चलते हैं, 1 को फिक्स करने चलते हैं कि ये 1 जो आपका माइन है ये कहाँ लाई कर रहा होगा। अब देखिए इसके लिए भी हम लोग हमारे पास, क्योंकि ये वाला कॉलम तो हमें कंप्लीटली एम्प्टी रखना है, C12 कॉलम तो हमें कंप्लीटली खाली रखना है। तो अब हमारे पास बचा है एक तो C1 कॉलम और एक C21 कॉलम, ये 2 पॉसिबिलिटीज़ बच। चलो हम मानते हैं कि C1 कॉलम में 2 स्क्वायर्स अवेलेबल है हमारे पास और C21 कॉलम में 3 स्क्वायर्स अवेलेबल, और हमें इन पाँचों में से किसी एक जगह पर एक माइन प्लेस करनी। अब इसमें भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इसमें भी 2 केस बन लेते हैं। फर्स्ट केस, जबकि जो एक माइन है वो C1 कॉलम में हो, जबकि जो एक माइन हो वो C21 कॉलम में हो। तो अगर C1 कॉलम में होता है ना यहाँ पर फर्स्ट केस, जबकि एक जो ये माइन है वो आपके C1 कॉलम में। अच्छा C1 कॉलम में तो हमारे पास C1 कॉलम में एक माइन प्लेस करने के 2 तरीके। ये 2 तरीके कब हैं, जबकि हम लोग ये बोलें कि व्हेन जो 1 माइन है वो प्लेस किया जाए इन C1 कॉलम, C1 कॉलम में प्लेस किया जाए, तो उसके लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। भाई इन दोनों में से किसी एक जगह पर रख देंगे हम लोग उस केस में, एंड और अब इस केस में इसके आगे क्या होगा कि अब ये वाला जो कॉलम है C21 कॉलम, ये मुझे पूरा कंप्लीटली फिर से खाली छोड़ना पड़ेगा। देखो क्योंकि इनमें फिर मैं वही सेम आइडिया, क्योंकि अगर मैंने इनमें फिर किसी में माइन रख दिया तो फिर इस 1 की जगह मुझे 1 से ज़्यादा क्वांटिटी प्लेस करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक माइन प्लेस कर चुका हूँ। तो इसलिए यहाँ पर अब डेफिनेटली ये पूरा का पूरा जो C21 कॉलम है मुझे कंप्लीटली क्या करना पड़ेगा, एम्प्टी रखना पड़ेगा। अब जब मैंने इसको एम्प्टी रख दिया तो मेरे पास अब बचा C2L कॉलम। इस 2 के लिए मैं अब चल रहा हूँ। अब इस 2 के लिए चलें तो इस 2 को प्लेस करने के लिए मेरे पास एक तो C2L कॉलम के स्क्वायर बचे और एक LC कॉलम के स्क्वायर बचे। अब इनमें से मैं इन 5 में से मैं किन्हीं भी 2 जगहों पर इन दोनों को प्लेस कर सकता हूँ, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आगे मेरे पास कोई कंडीशन नहीं। तो इसलिए इन 5 में से कोई भी 2 यानी 5C2, इन 5 में से कोई भी 2 रख सकते हैं। या फिर अब यहाँ पर इस वाले केस को हम फिर आगे बढ़ाते हैं। तो देखो जब एक माइन हमने C1 कॉलम में रखी तो ये बात है, पर अगर हम इस एक माइन को C1 कॉलम की जगह पर C21 कॉलम में रखते तो C21 कॉलम में रखते तो 3 पॉसिबिलिटी आती। ये कब की बात है, जब हम उस एक माइन को प्लेस करेंगे, 1 माइन इज प्लेस्ड इन विच कॉलम, C21 कॉलम, इन C21 कॉलम, है ना। तो जब हम उस एक माइन को C21 कॉलम में रखेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शन होंगे। अब 3 ऑप्शन होंगे तो इन तीनों में से किसी भी एक जगह पर हमने वो एक माइन प्लेस कर दी होगी। अब जब वो यहाँ पर एक प्लेस कर दी तो इन 2 के लिए आओ, तो अब इन 2 के लिए आओ तो अब मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ऑलरेडी एक माइन रखी जा चुकी है ना, यहाँ पर ऑलरेडी। अब इसमें दूसरी माइन अब इनमें से किसी भी एक में भी नहीं रख सकते। मान लो इनमें से किसी एक कॉलम में, एक स्क्वायर में हम लोगों ने एक माइन रख दी होगी, मान लो यहाँ पर मैंने माइन रख दी। तो अब ये 2 माइन रखने के लिए मैं ये सोचूं कि भाई मान लो इनमें से मैं किसी एक जगह पर दोनों माइन रख दूँ या एक माइन रख दूँ, तो उस केस में इस 1 को फिर मेरे को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो इसलिए अब ये बाकी का जो कॉलम है मुझे एम्प्टी रखना पड़ेगा। तो यानी कि अब ये दोनों माइंस मुझे यहाँ प्लेस करनी पड़ेंगी कि इन 2 में से एक माइन तो यहाँ ऑलरेडी आ चुकी होगी। तो अब मेरे पास इन 5 बॉक्सेज में, इन 5 स्क्वायर्स में रखने के लिए कितनी माइंस अवेलेबल है, केवल एक माइन। और केवल एक माइन तो इन 5 में से किसी एक बॉक्स को चूज़ करके, एक स्क्वायर को चूज़ करके उस माइन को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो ये काम मैं कितने तरीक़ों से कर सकता हूँ, 5C1 तरीक़ों से, तो 3 × 5C1। तो ये काम हो गया अपने पास कब, जबकि मैंने बोथ माइंस, जब मैंने पहला केस शुरू किया कि ये दोनों माइन में यहाँ शुरू। अभी दूसरे केस की बात करें, देखो सेकंड केस पर चलते हैं। अब मैं ये बोलूँ कि अगर ये दोनों माइंस में से मैं, भाई दोनों माइन में यहाँ रख चुका हूँ, ये पहला केस कवर हो चुका है। अभी मैं दोनों माइन अगर इसमें रखूँगा तो ये पॉसिबल नहीं, आपको पता है किसमें, C12 कॉलम में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं दोनों माइन यहाँ रखता हूँ तो इस 1 की जगह मेरे को 1 से ज़्यादा कुछ नंबर लिखना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी फिक्स्ड है, वो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इन 2 माइन में से एक माइन C2R कॉलम में रखूँ और एक माइन
C12 कॉलम में रखूं। तो दूसरा केस क्या, व्हेन आउट ऑफ टू माइंस one mine will lie in C2R column and other mine lie in C12 कॉलम। तो एक C12 कॉलम में लाई करे और एक C2R कॉलम में लाई करे। तो C2R कॉलम में लाई करे एक, तो इसके लिए दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी। C2R कॉलम में एक लाई करे तो दो स्क्वायर अवेलेबल है, तो दो पॉसिबिलिटी होंगी। और C12 कॉलम में एक लाई करे तो वी हैव थ्री पॉसिबिलिटीज़। ये काम तो हो गया इस तरीके का, मल्टीप्लाई विथ। अब देखो, अब यहाँ पर एक कॉलम में, सॉरी यहाँ पर मैं एक माइन रिप्लेस कर चुका हूँ और यहाँ पर एक माइन प्लेस कर चुका हूँ। तो अब इस एक माइन के लिए ऑलरेडी एक माइन यहाँ आ चुकी है, तो यानी कि ये दोनों, इन तीनों में से कोई ना कोई एक माइन जब आ चुकी होगी तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो चुकी है। तो अब मुझे क्या बोलना पड़ेगा कि अब ये C1 कॉलम के दोनों जो स्क्वायर्स है वो मुझे एम्प्टी रखने पड़ेंगे, और C21 जो कॉलम है उसके भी तीनों स्क्वायर्स मुझे क्या रखने पड़ेंगे, एम्प्टी रखने पड़ेंगे। तो अब ये जो दो माइन है वो किस में आएंगी, इन 5 स्क्वायर्स में से कहीं आएंगे, और इन 5 स्क्वायर्स में से कहीं आएंगे, तो वी हैव टू से इन दिस केस 5C2, राइट ना। तो इस केस में हमारे पास इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस केस में अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आंसर आ रहा है देखो, तो 5C2 की वैल्यू 10 × 2 20, और प्लस 5C1 की वैल्यू 5 × 3 15, तो इस केस में 35 तो इस केस में आंसर है अपने पास। और इधर अगर हम देखें तो ये 3 2 6 × 5C2 की वैल्यू 10, तो इसका मतलब 60 इधर से आंसर है। तो फाइनली नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, फाइनल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे अपने पास 60, तो इस वाले केस से आंसर आ गया, और उस वाले केस से आंसर है 35, तो फाइनल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे अपने पास 95 फॉर दिस क्वेश्चन। सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। तो एक बेहतर क्वेश्चन, बढ़िया क्वालिटी वाला क्वेश्चन है। आपके थॉट प्रोसेस को कैसे सोचा जाता है इस क्वेश्चन के थ्रू हेल्प मिलेगी। चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो बैट्समैन कैन स्कोर 0, 2, 3 और 4 रन्स फॉर ईच बॉल ही रिसीव्स, है ना। मतलब बैट्समैन के लिए जो पॉसिबल स्कोर्स हैं वो हमें बता रखे हैं कि वो 0, 2, 3 और 4 हो सकते हैं। फॉर ईच बॉल ही रिसीव्स, इफ n इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ स्कोरिंग अ टोटल ऑफ 20 रन्स इन 1 ओवर ऑफ 6 बॉल्स, है ना। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम अपने क्रिकेट वाला, जिसमें हमें नॉर्मली बच्चों को ज़्यादा अच्छा इंटरेस्ट आता है, तो वो क्वेश्चन है अब ये। चलो, तो एक ओवर है 6 बॉल्स का, उसमें 20 रन हमें बनाने, और हमारे पास जो पॉसिबल स्कोर्स हैं जो बना सकता है बैट्समैन वो है 0, 2, 3, 4, मतलब एक रन नहीं है इसमें, 0, 2, 3, 4, है ना, 6 भी नहीं है। और इसके नंबर ऑफ वेज हमारे पास क्या है, कैपिटल एन, और उस कैपिटल एन के बारे में बात करनी है, और बोल रहा है कि एन इज डिविजिबल बाय, तो वो एन आ जाएगा, तो हमें पता लगाना है कि वो किससे डिविजिबल है। चलो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें, एक ओवर में 6 बॉल्स हैं हमारे पास, 20 रन हमें बनाने। अब 20 रन बनाने तो कितने 0 बनाएंगे, कितने 2 रन बनाएंगे, कितने 3 रन्स बनाएंगे, कितने 4 रन्स बनाएंगे, इस पर हम बात करने वाले हैं। 6 बॉल अवेलेबल है, बैट्समैन है अपने पास, 0, 2, 3, 4 रन बना रहा है, नंबर ऑफ वेज हमें पता लगाने, 20 रन्स बनाने इन टोटल 6 बॉल्स के अंदर। अब 6 बॉल्स के अंदर 20 रन्स बनाने, तो पहला तो पॉसिबिलिटी है कि भाई 5 चौके लगा दे बैट्समैन, भाई 5 बॉल आए 6 में से, उन पर 5 चौके लगा दे, तो 20 रन तो बन गए। और जो एक लास्ट बॉल आए, जो भी एक बॉल, लास्ट बॉल, फर्स्ट बॉल, कोई भी एक बॉल, वो बॉल पर 0 रन बने, उस बॉल पर क्या बने, 0 रन बने, उस बॉल पर 0 रन बने। इट मीन्स, आई मीन टू से कि इस केस में हम ये लिखने वाले हैं कि उस केस में 0 रन बने, मतलब वो एक बॉल ऐसी होगी जिस पे 0 रन बने, और 2 रन्स और 3 रन्स बनाने वाली जो बॉल्स होंगी वो आपके पास कितनी होंगी, 0 होंगे। मतलब 2 रन्स हमने बनाया ही नहीं, 3 रन्स हमने बनाया ही नहीं, हमने सीधे 5 चौके लगाए तो 20 रन बन गए, और एक बॉल हमने क्या करी 0 रन वाले के लिए, मतलब हमने उस पर कोई रन नहीं लिया। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, तो इस केस में 20 रन बन जाएंगे। और क्या हो सकता है, बोलो बताओ, देखें सोचें तो हम बोल सकते हैं कि 4 चौके लगा दें, सपोज 5 चौके जगह 4 चौके लगा दें, तो 16 रन बन गए। अब ये हमारे पास 2 बॉल बच रही है, और हमें कितने रन बनाने बाकी हैं, 16 रन बनाने के बाद 4 रन और बनाने बाकी हैं, 4 रन्स। अब 4 रन बनाने के लिए 2 बॉल हैं हमारे पास, तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि उन दोनों बॉल्स पर 2-2 रन 2 बार भाग लेते, और बाकी 3 रन्स बनाने के लिए हमारे पास एक भी बॉल ना है, और 0 रन वाले भी एक भी बॉल ना है। मतलब 0 रन बनाने के लिए 0 बॉल्स, 3 रन बनाने के लिए 0 बॉल, 2 बॉल्स पर हम 2-2 रन भाग लें, और 4 बॉल्स पर चौके लगा दें, तो 4 चौके 16, और 2-2 रन भाग ले तो हम लोग 2 बॉल्स पर, तो 20 रन पूरे हो गए अपने पास। ये एक पॉसिबिलिटी। या फिर क्या सोचें, चलो भाई 4 तो चौके लगाए,
16 रन तो हो गए। अभी 4 रन बनाने हैं 3 बॉल्स, अब 4 रन बनाने हैं, सॉरी 2 बॉल्स। अब 2 बॉल्स पर 4 रन बनाने, तो ये सोचे कि यार एक बॉल पे 3 रन भाग ले और बाकी एक बॉल पर 1 रन, तो 1 रन की पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना। तो इसलिए 3 रन हमेशा इवन नंबर में बनेंगे, क्योंकि हमें टोटल भी तो 20 ही रन बनाने, तो इसलिए 3 रन या फिर हम बोलें कि दोनों गेंदों पे 3-3 रन बनाते तो वो 6 रन हो जाएंगे, तो टोटल 22 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, हमें रन तो 20 ही बनाने। तो इसलिए 4 चौके और 2 रन के स्कोर भागने पड़ेंगे हमें। चलो इसके अलावा और क्या सोच सकते हैं, देखो 4 चौक 16 हो गया, 2 बॉल्स पर हम 3 रन नहीं बना सकते, दो रन के दो दौड़ लगाएंगे हम लोग और 0 के लिए, तो इसलिए अब ये पॉसिबिलिटी खत्म। अब हम चलते हैं चौकों को थोड़ा सा, नंबर ऑफ फोर्स को हम थोड़ा कम करते हैं। मान लो 3 चौके लगाते हैं, अब 3 चौके लगाएं तो 12 रन तो ये बन गए हमारे पास। अब बाकी जो 3 बॉल बची उन पे हमें 8 रन बनाने। अब बाकी 3 बॉल पर 8 रन बनाने के लिए हम क्या सोच सकते हैं, बोलो। बाकी 3 बॉल पर 8 रन बनाने के लिए हम ये बोलें कि भाई तीनों गेंदों पर हम 2-2 रन बना दें तो 6 बनेंगे। अच्छा 2 गेंदों पे 3 रन बना दें, 2 गेंदों पे 3 रन बना दें तो 6 रन तो ये बन गए, है ना। और एक गेंद पर 2 रन बना लें तो ये हो गया 8 रन, और वो उधर से 12 रन, तो टोटल 20 रन पूरे हो गए। और इधर हमारे पास अब एक 0 बॉल बची, ये हो गया केस खत्म। और क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम 4 या 12 रन ये बनाए अपने पास, अब बचे 8 हैं, तो ये 2 हमने 3-3 रन बना लिया। अभी तीनों 3-3 रन बनाते तो 20 से ज़्यादा हो जाते, एक 3 रन बनाते तो कभी हम 20 रन नहीं बना पाते, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी का। अब मानो सोचो कि अगर मान लो 2 ही चौके लगाते हैं, तब क्या ये पॉसिबल हो पाएगा क्या, देखो। तो अगर हम 2 चौके लगाएंगे तो 2 बॉल तो खत्म, 8 रन पूरे हो गए। अब बचे हमारे पास 12 रन बनाने, या 4 बॉल अवेलेबल है, 4 बॉल पर 12 रन बनाने, तो चारों बॉल्स पर हमें 3-3 रन, 3-3 दौड़ लगानी पड़ेगी। तो 3-3 रन काटने पड़ेंगे, तो 4 या 12 वो उधर बन जाएंगे, 2 चौके 8 इधर बन जाएंगे, 6 बॉल पूरी होगी, और बाकी दोनों 0-0 बॉल्स। क्या ये केस एक चौके के साथ भी शुरू हो सकता है, ज़रा देखें। तो अगर हम एक चौका लेते हैं, एक बॉल पर चौका लगाते हैं और बाकी 5 बॉल अवेलेबल है, तो 4 रन ही हो गए, और 5 गेंदों पर हमें कितने रन बनाने हैं, 16। अब 5 गेंदों पर 16 रन बनाते हैं तो मैक्सिमम मैं 15 ही बना पाऊंगा। अगर मैं पाँचों गेंदों पर 3-3 रन बनाता हूं तो मैक्सिमम 15 बना, तो 16 रन नहीं बना पाऊंगा। तो मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है अपने पास, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ जो हैं, अवेलेबल पॉसिबिलिटीज़ वो यही हैं बस, केवल कि हम लोग या तो 5 चौके ले सकते हैं, 1-0 बना लें, या तो 4 चौके और 2-2 रन 2 बार, या फिर 3 चौके 3-3 रन 2 बार, 2 रन 1 बार, या फिर 2 चौके और 3-3 रन 4 बार। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, ये तो हमने पॉसिबिलिटीज़ बनाई है, हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ वेज, कितने तरीकों से हम इन 20 रन को बना सकते हैं। तो अब 5 चौके लगाने हैं, तो जरूरी नहीं ना कि लगातार स्टार्टिंग पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचों गेंदों पर चौके लगाते हो सकता है। मतलब एक बॉल खाली छोड़नी है हमें, अब एक बॉल खाली छोड़नी हो सकता है, पहली बॉल खाली छोड़े, तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस थिंग। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि 5 चौके सॉरी, और 1-0 रन, इसको हम 6 गेंदों पर कितने तरीकों से बना सकते हैं, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। अब कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, तो वी कैन अरेंज देम बाय 6 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। या यूँ बोलो कि भाई मैंने वो 0 रन बनाने के लिए जो एक बॉल सेलेक्ट करी, वो आप ऐसे बोल सकते हो कि इट विल बी इक्वल्स टू 6C1। 6 ही तरीके आएंगे, है ना। मतलब पहले बॉल पर हम 0 रन बना लें, बाकी 5 पर चौके लगा लें, ये इस तरीके से। अच्छा चलो अब हम बात करें कि मान लो 2 रन काट रहे हैं और 4 चौके लगा रहे हैं, तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि 4 चौके और 2 दुक्के, या 2-2 रन के 2 केस। तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे, 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। इसको करने के कितने तरीके आ जाएंगे, ये काम करने के 6 तरीके, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6 5 30, और ये 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, ये 6 × 5, और ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट होगा, ये 2 बचेगा, और 2 से 3 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 15 वेज। अच्छा चलो इसको अरेंज करते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, 3 चौके 4 4 4, 3 4, 2 बार 3-3 रन और 1 बार 2 रन। अब इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे बताओ, तो ये हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, है ना भाई। 4 रन 3 बार है तो 3 फैक्टोरियल, और इनटू 2 फैक्टोरियल। ये वो क्वेश्चन जो मिसिसिपी वाला आता है कि सिमिलर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो P फैक्टोरियल, Q फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। यही आइडिया यहाँ लगा रहा हूँ। 5 बार चौके तो 5 फैक्टोरियल, 4 बार चौके थे, 2 बार 2-2 रन थे तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर 3 बार चौके हैं तो 3 फैक्टोरियल, 2 बार 3-3 रन है तो 2 फैक्टोरियल। तो इसको काम को करने के कितने तरीके हो जाएंगे देखो, तो ये हो जाएगा 6 × 5 × 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 2 है ना 4, और ये 5 2 10, और ये 60 वेज आ जाएंगे। और इस काम को करने के कितने तरीके होंगे देखो, तो ये 4 बार 3 रन हैं तो 3 3 3 3 4 बार, और 2 बार 4 रन हैं
2 बार 4 आंसर, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे बताओ। तो ये हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व करके अपने पास कितना आंसर आने वाला है, जब भी हमने सॉल्व किया था 6 फैक्टोरियल, तो ये आंसर आ जाने वाला है 50। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास इस काम को करने के, देखो तो इसके टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, अगर हम इनको ऐड करें सबको, तो ये 60 पहला केस, एक अपने पास 15 है, एक 6 है, प्लस 15 प्लस 6 प्लस ये 6 15 60, और एक अपना लास्ट केस है 15। तो टोटल कितने नंबर ऑफ वेज होंगे, ये अपने पास n की वैल्यू आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, देखो 15 30 96, और 96 आगे तो हमसे ये वो नहीं पूछा जा रहा कि n कितना है, ये पूछा जा रहा है n इज डिविजिबल बाय, तो 96 किससे डिविजिबल है, 16 से डिविजिबल है। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, 4th ऑप्शन। तो बढ़ते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। देखिए चलिए, अब ये क्वेश्चन है अपने पास, द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15th एक्सपेंशन ऑफ समेशन k इक्वल्स टू 0 से 100। अब ये वाला पोर्शन देखकर तो हमें बायनोमियल थ्योरम याद आ जाएगा, है ना, बायनोमियल थ्योरम से एसोसिएटेड प्रॉब्लम है ये। अब इसमें x पावर 50 का कोफिशिएंट हम फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद ये जो ऑप्शन डिज़ाइन किए गए हैं वो PNC परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग है। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार बायनोमियल थ्योरम के थ्रू उसको समझते हैं। तो देखो हमें गिवन है समेशन k इज इक्वल्स टू 0 से लेके 100 तक, 100 CK x माइनस 2 की पावर 100 माइनस के और 3 की पावर के। और अगर हम इसको समझें तो यार ये कॉम्पैक्ट फॉर्म है बायनोमियल थ्योरम की, और इसको हम लोग सीधा क्या लिख सकते हैं, इट विल बी इक्वल्स टू x माइनस 2 प्लस 3 की होल पावर 100। अगर हम इसको बायनोमियल एक्सपेंड करेंगे तो 100 C0 पहले वाले वेरिएबल की पावर डिफरेंस और दूसरे वाले वेरिएबल की पावर बेस। तो इसलिए जब हम इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस 3 की होल पावर 100, जिसको कि आगे लिखा जा सकता है x प्लस 1 की होल पावर 100। और अब इसमें मैं फाइंड करना है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50, तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि हेंस कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50, कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50 विल बी इक्वल्स टू 100 C 50, है ना। हम ये जानते हैं ना, हम लोग ये जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की होल पावर n में जो जनरल टर्म होता है वो होता है अपने पास NCR x की पावर r, मतलब x की पावर r का कोफिशिएंट क्या होता है, NCR होता है। तो 1 प्लस एक्स की पावर 100 में x की पावर 50 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 100 C 50 हो जाएगा। चलो अब हम ऑप्शंस पर आते हैं। तो यानी कि ये कोफिशिएंट तो आ गया अपने पास क्या, 100 C 50। अब ये 100 C 50 इज ऑल्सो इक्वल्स टू, तो चलो फर्स्ट ऑप्शन पर आते हैं, नंबर ऑफ वेज इन विच 50 आइडेंटिकल बुक्स, 50 आइडेंटिकल बुक्स लेट अस सपोज NCERT मैथमेटिक्स फॉर 11th क्लास, है ना। तो 50 आइडेंटिकल बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 100 स्टूडेंट्स इफ ईच स्टूडेंट कैन गेट एट मोस्ट वन बुक। एट मोस्ट वन बुक मतलब आइदर अ बुक और नॉट। तो इसका मतलब ये होगा कि हम लोग इस 50 बुक्स को या तो 50 स्टूडेंट्स सबको अलग अलग एक एक बुक देने वाले, और बाकी 50 स्टूडेंट्स को, क्योंकि टोटल 100 स्टूडेंट्स हैं, तो रेस्ट 50 स्टूडेंट्स को हम नो मतलब 0 बुक डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो मतलब इस केस में हम लोग अगर इन 50 बुक्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग 100 स्टूडेंट्स, तो कितने तरीक़ों से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो हम एक काम करें कि उन 100 स्टूडेंट में से 50 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लें, भाई वो तो सबके सब डिफरेंट है ना, बुक्स आइडेंटिकल। तो 100 स्टूडेंट में से तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले, अगर हम ऑप्शन फर्स्ट को देखें तो ऑप्शन फर्स्ट में अगर मैं 100 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट को सेलेक्ट करूंगा डिफरेंट में से, तो 100 C 50 तरीक़ों से सेलेक्ट कर सकते हो उन 50 स्टूडेंट, और सबको NCERT मैथ्स देना, तो उस काम को करने का एक तरीका है, बस सबको देना ही है। और बाकी सब जो रिमेनिंग 50 स्टूडेंट्स हैं उनको हमें कोई बुक नहीं देनी, तो उस काम को करने का भी एक तरीका देना ही नहीं है कुछ। तो इस केस में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज फर्स्ट केस के कितने आ जाएंगे, 100 C 50 विच इज इक्वल टू द कोफिशिएंट, है ना। तो ये कोफिशिएंट 100 C 50 फर्स्ट ऑप्शन से हमारा मैच कर जाएगा। अब चलिए सेकंड ऑप्शन पर देखते हैं, क्योंकि मल्टीपल करेक्ट हो सकता है, तो एक बार सेकंड ऑप्शन को भी देखते हैं। अभी सेकंड ऑप्शन में क्या चल रहा है, हमें फाइंड करने नंबर ऑफ वेज इन विच 100 डिफरेंट वाइट बॉल्स एंड 50 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, है ना। तो एक बार हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, मैच करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये भी तो एक आइडिया है कि 100 डिफरेंट वाइट बॉल्स और 50 आइडेंटिकल रेड बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल में हमें 100 वाइट और 50 रेड बॉल्स, आइडेंटिकल रेड बॉल्स अरेंज करनी है इन अ सर्कल इफ नो टू रेड बॉल्स आर टुगेदर। नो टू रेड बॉल्स आर टुगेदर मतलब कोई भी दो, नो टू रेड बॉल्स आर टुगेदर
मतलब हम लोग ये जो हमारे पास 50 आइडेंटिकल बॉल्स है सबको अलग अलग करना चाह रहे हैं। तो सबको अलग अलग करना चाह रहे हैं तो पहले क्या करें, सर्कल पर पहले 100 डिफरेंट बॉल्स को, वाइट बॉल्स को अरेंज कर लेते हैं। सर्कल पर भाई हम एक सेकेंड ऑप्शन के लिए, ऑप्शन 2 के लिए एक सर्कल बना लेते हैं। लेट अस सपोज इस तरीके से। अब इस पर हम 100 वाइट बॉल्स को अरेंज कर लेते हैं। 100 वाइट, वाइट 1, वाइट 2, वाइट 3 और ऐसे करते करते वाइट 100। अब 100 वाइट को अरेंज करें तो इस काम को करने के कितने तरीके भाई? तो इस काम को करने का वाइट बॉल, और ये सारी की सारी वाइट बॉल्स कितनी कैसी हमारे पास डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाइट बॉल्स है। तो इस काम को करने का तरीका क्या होगा, 90 n-1 फैक्टोरियल, तो 99 फैक्टोरियल और बाय 2 है ना। वाइट बॉल्स बाय 2 क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट में दोनों सेम होंगे वाइट बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के केस में, तो बाय 2। और अब इस केस में इनके बीच में गैप्स कितने आ गए होंगे, तो 100 बॉल्स अपने अगर हमने सर्कल पे अरेंज करी तो इनके बीच में गैप कितने होंगे, ये भी 100 होंगे। और इन 100 गैप्स पर मुझे क्या प्लेस करना है, 50 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, तभी तो सारी की सारी बॉल अलग अलग हो पाएंगे। नो टू बॉल्स, हमें ये कंडीशन फुलफिल करनी है कि नो टू रेड बॉल्स आर टुगेदर। तो हमें उन रेड बॉल्स को इन 100 जो वाइट बॉल्स है इनके बीच में हमें प्लेस करना पड़ेगा। इनके बीच में जो गैप्स आ रहे हैं उन गैप्स में गैप मेथड, तो गैप मेथड को फॉलो करना पड़ेगा। तो गैप मेथड को फॉलो करना पड़ेगा तो 100 प्लेस है हमारे पास, और उन 100 प्लेस में से 50 प्लेस सेलेक्ट करें, कर लिए 50 प्लेस सेलेक्ट, और उन पर हम इन रेड बॉल्स को रख देते हैं। पर ये रेड बॉल तो आइडेंटिकल है, तो अब इनको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आइडेंटिकल है तो बस प्लेसिंग ही होगी। अगर ये डिफरेंट होती तो अरेंज करते, तो 50, तो ये हो जाएगा अपने पास 100 से 50, और ये इस तरीके से हमारे पास सारी के सारी रेड बॉल्स क्या हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगी, मतलब नो टू रेड बॉल्स आर टुगेदर वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेज क्या होने वाले हैं, सेकंड ऑप्शन में ये आने वाले 99 फैक्टोरियल बाई 2 इंटू 100 से 50, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द जो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50 है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अच्छा, थर्ड ऑप्शन पर चले, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स है ना, नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स। अब इसमें डिसिमिलर टर्म्स निकालने वाले हम लोग, तो ये हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस सो ऑन प्लस टिल x50 की पावर कितनी है अपने पास 51, और इस पूरे एक्सपेंशन में हमें नंबर ऑफ डिसिमिलर टर्म्स निकालनी। अच्छा, ये हो गया मल्टीनोमियल थ्योरम वाला कंसेप्ट। तो अगर हम डिसिमिलर टर्म्स में निकालें तो इसकी जनरल टर्म क्या होती है भाई बच्चों, इसका जनरल टर्म होता है 51 फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल, सो ऑन P50 फैक्टोरियल, और x1 की पावर P1 मल्टीप्लाई विद x2 की पावर P2 मल्टीप्लाई विद x3 की पावर P3 मल्टीप्लाई विद x50 की पावर P50। कंडीशन क्या होती है, सच दैट कि P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस टिल P50, इन सारी पावर्स का सम कितना होना चाहिए 51, इन सारी पावर्स का सम क्या होना चाहिए 50। ऑल्सो कंडीशन क्या होती है कि सारी की सारी पावर्स P1 P2 P3 से लेके P50 तक ये सारी की सारी पावर्स क्या होनी चाहिए, होल पावर्स होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए ये सारी की सारी पावर। अच्छा, तो 51 पावर्स को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है P1 P2 P3 P50 में। अल्टीमेटली तो हमें डिसिमिलर टर्म्स निकालने हैं। डिसिमिलर मतलब कितने तरीक़ों से ये P1 P2 P3 हम लोग यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं, और ये काम हो गया हमारे पास 51 को P1 P2 50 P3 से लेके P50 में डिस्ट्रीब्यूट करने के जैसा। तो ये वो सवाल हो गया जिसमें हम लोग आइडेंटिकल थिंग्स को डिफरेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे आइडेंटिकल चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों के बीच में, आइडेंटिकल टॉयज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों के बीच में, ये कुछ वैसा सवाल हो गया। तो मतलब 51 चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, और इस काम को करने का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस r-1 r-1, जिसमें n क्या होता है, नंबर ऑफ टॉयज़ जिनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, आइडेंटिकल थिंग्स, नंबर ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स। ये r क्या होता है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बच्चे, स्टूडेंट्स जिनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अभी क्या करना है, मैं 51 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 50 डिफरेंट प्लेसेस पर। तो इस काम को करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 51 प्लस 50 माइनस 1 C50 माइनस 1, मतलब इसमें ये कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 100 C49। अब ये 100 C49 है, जबकि हमारे पास x पावर 50 का कोफिशिएंट क्या था 100 C50, तो इसलिए हम वापस से बोलेंगे कि थर्ड ऑप्शन में आंसर नहीं हो सकता। अभी चलो लास्ट फोर्थ ऑप्शन को और एक बार चेक कर लेते हैं। 26 से लेकर 198 तक का प्रोडक्ट है हमारे पास, है ना। तो हमारे पास जो है, हमारे पास 100 C50 था, है ना। हम लोगों ने ये बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50 क्या है हमारे पास,
कोफिशिएंट ऑफ x पावर 50 क्या है अपने पास, ये है अपने पास 100c50। अब 100c50 को एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। जैसे इसको एक्सपेंड करेंगे आई थिंक ये इस तरीके की फॉर्मेट आ जाएगी। अभी मैच करती है कि नहीं करती है, तो लेट बी सी। तो ये हमारे पास 2 6 10 से लेके 14 से लेके 198 तक है। इसमें सबसे पहले तो अगर अपन इसको देखें 2 6 10 से सब में से एक एक 2 कॉमन ले लेते हैं, तो एक एक 2 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास कितने टर्म्स होंगे, ये इवन है सारी की सारी 198 तक चल रहा है हमारे पास, तो ये कितने टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास 99 टर्म्स हो जाएंगे 2 से लेके 2 है ना, ये 2 ये अच्छा ये और टर्म्स आ रही हैं, तो ये अपने पास कितने टर्म्स हो जाएंगे 150 टर्म्स हो जाएंगे है ना। तो 2 की पावर 50 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, और हमारे पास बचेगा क्या 1357 से लेके कहाँ तक, ये अपने पास बचेगा 99 तक है ना, 135 से लेके 99 तक है ना, 135 से लेके 99 तक मतलब ये कितने टर्म्स है हमारे पास 50 टर्म्स है ना भैया। 1 से लेके 100 तक सारे टर्म्स 100 होती हैं, और हमने सेलेक्ट कर लिया तो 50 टर्म्स है, और 50 टर्म में से सब में से 2 2 कॉमन लूँगा तो 2 की पावर 50 बार आएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास 50 फैक्टोरियल। तो ये कुछ ऐसा बनने वाला है। अब एक काम करते हैं हम इसमें, आप अपनी तरफ से यार 1357 से लेके 99 तक का प्रोडक्ट आ रहा है ना, और 1357 से लेके 99 तक का प्रोडक्ट आ रहा है, तो अगर हम इसको देखें यहाँ पर इस चीज़ को 100 फैक्टोरियल अपॉन 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल, तो इस 100 फैक्टोरियल को हम लोग 1357 से लेके 99 तक यानी ऑड टर्म्स को अलग कर लेते हैं, ऑड टर्म्स को अलग कर लेते हैं, और इवन टर्म्स को अलग कर लेते हैं। तो इवन टर्म्स को अलग कर लेंगे तो 246 से लेके 100 तक ये टर्म्स अलग हो जाएंगे, और डिवाइडेड बाय क्या 50 फैक्टोरियल 2 बार है ना भाई। 1 से लेके 100 तक के प्रोडक्ट को लिखने वाले, पर मैंने इस वाले पोर्शन को अलग कर लिया है ना, क्यों किया, क्योंकि हमारे पास ये हमें लेकर आना है न्यूमरेटर में 1357 से लेके 99 तक। अच्छा, और इस 246 से लेकर 100 तक इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसमें से सब में से 2 बाहर निकालेंगे तो 2 की पावर 50 बाहर आ जाएगा, और ये 1357 से लेके 99 तक का प्रोडक्ट एक अलग हो जाएगा, और ये क्या बचेगा हमारे पास इन सब में से अगर हम 2 बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 1 2 3 से लेके 50 तक का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल। तो अब आप देखो कि ये 1 से लेके 50 तक का प्रोडक्ट 50 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, और क्या ये ऑप्शन हमें दे रखा है क्या, देखो ज़रा, तो यही तो दे रखा है, देखो 2 की पावर 50 हमारे पास अवेलेबल, और 13 से लेके 99 तक का प्रोडक्ट है, और डिवाइजन में क्या अपने पास 50 फैक्टोरियल। तो वी कैन से द फोर्थ ऑप्शन विल बी इट्स आंसर। तो इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो चलो इस तरीके से ये क्वेश्चन को अपन समझ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये देखो कॉलम मैचिंग टाइप का क्वेश्चन है, जो कि एडवांस में एक डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। तो चलो इस पर चलते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि कंसीडर द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, सेट ऑफ रिपीटिंग लेटर्स MAT, सेट ऑफ नॉन रिपीटिंग लेटर्स HEICS। और अब इसमें हमें ये चारों ऑप्शंस क्वेश्चंस हमें गिवन है, 4 क्वेश्चन है ये अलग अलग। नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग ऑल लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड सच दैट एटलीस्ट 1 रिपीटिंग लेटर इज एट ऑड पोजीशन, और इस तरीके से। तो चलो फर्स्ट ऑप्शन को लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को, इस ए को करते हैं। PQRST 4-5 ऑप्शन है, और उसमें से मैच करवाने की कोशिश करते हैं। चले, तो वर्ड हमारे पास है मैथमेटिक्स, और इस मैथमेटिक्स में MAT रिपीटिंग लेटर 2-2 बार रिपीट हो रहा है, इन सबका 2-2 बार रिपीटेशन है, और HEICS ये अपने पास टोटल 6 और 5 11 लेटर्स हैं इस क्वेश्चन के अंदर। हमें पता लगाना है फर्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग ऑल लेटर ऑफ द गिवन वर्ड। टेकिंग ऑल लेटर ऑफ द गिवन वर्ड इट मीन्स कि हमारे पास जो 11 लेटर्स हैं उन सबको लेना है। तो जो भी वर्ड बनेगा वो 11 लेटर वर्ड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी वर्ड बनेगा, नंबर ऑफ वर्ड्स टेकिंग ऑल लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड के सारे लेटर्स को लेंगे तो 11 लेटर वर्ड बनेगा, सच दैट एटलीस्ट 1 रिपीटिंग लेटर इज एट ऑड पोजीशन। अब ऑड पोजीशन अगर हम देखें तो ये हमारे पास कितनी ऑड पोजीशन है, ये फर्स्ट प्लेस हो गया पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन, ये 7th पोजीशन, 9th और 11th, मतलब कितनी ऑड पोजीशन है हमारे पास, 6 ऑड पोजीशन है। और बोला जा रहा है कि एटलीस्ट 1 रिपीटिंग लेटर इज एट ऑड पोजीशन, मतलब इन ऑड पोजीशन पर कम से कम 1 रिपीटिंग लेटर हो। कम से कम 1 रिपीटिंग लेटर हो तो इसका मतलब या तो 1 रिपीटिंग लेटर हो, या 2 रिपीटिंग लेटर हो, या 6 के 6 हो। रिपीटिंग लेटर है हमारे पास 6, तो या तो 6 के 6 रिपीटिंग लेटर हो, या 2 या 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, या 4 हो, या 5 हो। 6 पोजीशन है हमारे पास, है ना। तो हम एक काम करते हैं, टोटल अरेंजमेंट में से उन केसेस को हटा देते हैं जिसमें एक भी
इसमें नहीं होगा, रिपीटिंग लेटर नहीं होगा। अब एक भी रिपीटिंग लेटर नहीं होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इन 6 पोजीशन पर नॉन रिपीटिंग लेटर आने पड़ेंगे, पर नॉन रिपीटिंग लेटर तो 5 ही है। इसका ये मतलब निकल रहा है बेटो कि अगर वो 5 लेटर्स है तो इनमें से 6 में से इन 5 प्लेसेस को तो वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, पर कम से कम मतलब कोई एक प्लेस तो ऐसा बचेगा जिस पर मेरे को इस रिपीटिंग लेटर को प्लेस करना पड़ेगा। मतलब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है जिसमें हमारे पास इन 6 की 6 पोजीशन पर सारे के सारे नॉन रिपीटिंग लेटर्स आ जाए। तो मतलब हमारे पास इस क्वेश्चन में टोटल वर्ड्स कितने बनने वाले हैं बताओ जरा। तो ये बनने वाले हैं टोटल वर्ड्स 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, रिपीटेशन से डिवाइड कर दिया। अब इसमें से हम माइनस करेंगे 0 को, मतलब एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें इन 6 पोजीशन पर हम नॉन रिपीटिंग लेटर्स को प्लेस कर पाए। कम से कम एक प्लेस पर तो मुझे रिपीटिंग लेटर को प्लेस करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से हमारे पास फाइनल आंसर फॉर फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, देखो 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब। अब देखें किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब। तो इसलिए ये ए ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ, क्यू के साथ, 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब। अब चलो बी ऑप्शन पर चलते हैं, ये अपना ए ऑप्शन के लिए बात होगी। अभी चलो बी ऑप्शन पर चलते हैं। बी ऑप्शन पर चलें तो हमारे पास है नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड टेकिंग ऑल लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो अगेन हमारे पास वो 11 लेटर वर्ड होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टेकिंग ऑल लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड इन विच नो 2 वोवल्स आर टुगेदर। कोई भी 2 वोवल, नो 2 वोवल्स आर टुगेदर। अब नो 2 वोवल्स आर टुगेदर तो एक बार वोवल्स को अलग कर लेते हैं। तो वोवल्स है हमारे पास डबल ए, भाई ए रिपीटिंग है, और इसमें से वोवल्स की अगर बात करें तो ई और आई। तो ये चारों नो 2 वोवल्स आर टुगेदर, मतलब चारों के चारों वोवल अलग अलग जगह पर होना चाहिए। भाई दो, कोई भी 2 वोवल साथ नहीं आने चाहिए। तो मतलब न तो 2 वोवल साथ आने चाहिए, ना 3 ना चारों। तो मतलब चारों के चारों वोवल्स अलग अलग प्लेस पर होना चाहिए। तो इस काम को करने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं एक बार उनको अलग करें। तो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हमारे पास, एम एम डबल टी और ई आई हटाने के बाद एच सी एस। मतलब कितने कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास, 7 कॉन्सोनेंट्स है। पहले इन 7 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर लेते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं, इन 7 कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर लेते हैं। तो ये 7 कॉन्सोनेंट्स अरेंज अगर हम करें तो 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे ये 7 कॉन्सोनेंट्स। और ये अरेंजमेंट कितने तरीक़ों से हो जाएगा बेट, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। भाई m 2 बार है, t 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल, ये इतने तरीक़ों से अरेंज हो जाएंगे। अब इनके बीच में गैप्स जो हैं, वही गैप मेथड, इनके बीच में जो गैप्स हैं उन पर हम इन चारों वोवल्स को अरेंज कर देते हैं। तो इनके बीच में गैप कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो इन 7 के बीच में 6 गैप्स तो यहाँ पर होंगे। एक ये गैप होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, 6 गैप तो ये हो जाएंगे। और एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन, इनिशियली बिफोर बिगिनिंग पोजीशन और एक एंड पोजीशन। तो टोटल मेरे पास गैप्स कितने होंगे, 8। और इन 8 में से कोई 4 प्लेस हम सेलेक्ट कर लेते हैं फॉर प्लेसिंग दिस वोवल्स। और इन चारों प्लेसेस पे इन वोवल्स को अगर हम अरेंज करें तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये फाइनली हमारे पास इस बी ऑप्शन के लिए आंसर आने वाला है। अब देखें ऑप्शन हमारे पास, तो जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं वो आपके पास 7 फैक्टोरियल के टर्म्स में। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 7 फैक्टोरियल तो ये है ही सही, तो इस केस में इसको लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू, अब 8C4 का मतलब है 8 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा और एक 4 फैक्टोरियल बचेगा, तो 4 3 2 और 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा आपके पास 12। अब देखो ऑप्शन किस तरीके के हैं, तो हमें 210 इंटू 7 फैक्टोरियल, 847 फैक्टोरियल और ये और 28 इंटू 7 फैक्टोरियल, इस फॉर्मेट में हमें आंसर तक पहुंचना है। तो चलो, तो ये हो जाएगा 4 3 से 12 से ये 12 कैंसिल हो गया है ना, और 7 फैक्टोरियल को अलग कर लेते हैं और बाकियों को थोड़ा एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 से ये 8 कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास बचा कितना देखें, तो ये हो जाएगा 7 6 जा 42 और 42 इंटू 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 210 इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 210 इंटू 7 फैक्टोरियल। मतलब हम कौन से ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, इस आर ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन के लिए हमारे पास चले जाएंगे इस आर ऑप्शन के साथ। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। पॉइंट नंबर सी, अब ये पूछ रहा है नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। टेकिंग ऑल द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड मीन्स वापस से हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर वर्ड बनाने है ना। टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, कितने वर्ड्स बनेंगे, फ्रॉम टेकिंग ऑल द लेटर्स सच दैट इन ईच वर्ड बोथ हेम्स आर टुगेदर, बोथ टीज आर टुगेदर, बट बोथ एज आर नॉट टुगेदर। अच्छा सवाल है, देखो दोनों एम साथ हों,
दोनों टी साथ हों पर दोनों ए साथ ना हो, नॉट टुगेदर, है ना। तो जरा हम एक बार रिपीटिंग लेटर्स को एक बार फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर, फिर से समझने के लिए। देखो हमारे पास क्या है मैथमेटिक्स में, MATHEICS ये लेटर्स हैं। M 2 बार रिपीट हो रहा है, A 2 बार रिपीट हो रहा है, T 2 बार रिपीट हो रहा है, और बाकी सब ये एक एक बार है। तो टोटल 11 लेटर्स हैं। अब क्वेश्चन क्या चाह रहा है हमसे कि बोथ M आर टुगेदर, बोथ T आर टुगेदर, बट बोथ A आर नॉट टुगेदर। तो दोनों M साथ हो जाए, है ना, दोनों M साथ हो जाए, दोनों A साथ हो जाए, पर दोनों T साथ ना हो, दो बोथ T आर नॉट टुगेदर, है ना, है ना। बोथ M आर टुगेदर, सॉरी, बोथ M आर टुगेदर, बोथ T आर टुगेदर, बोथ A आर नॉट टुगेदर, ये बोल रहे हैं, है ना, बोथ A आर नॉट टुगेदर। तो ये नॉट टुगेदर हो, ये दोनों साथ हो, ये दोनों साथ हो। क्वेश्चन का स्टेटमेंट ये है हमारे पास। अच्छा, टुगेदर करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों M का एक बंडल बना लेते हैं, है ना, और दोनों T को साथ रखना है तो दोनों T का भी एक बंडल बना लेते हैं। और एक हमारे पास डबल A है जिनको हमें साथ नहीं रखना है, तो चलो अभी तो हम फ्री हैंड से लिख लेते हैं, डबल A है, और एक HEICS ऐसा कुछ है अपने पास, है ना। भाई हमें दोनों M साथ रखने, बोथ M आर टुगेदर, बोथ T आर टुगेदर, और A टुगेदर नहीं रखने। तो हम एक बार तो पहले A साथ हो या नहीं हो, हम लोग A को फ्री हैंड रख के पहले टोटल अरेंजमेंट निकाल लेते हैं। तो अब दोनों M को बंडल बना लिया, ये वो वाला बंडल मेथड कि हम दोनों M को अगर बंडल बना लेते हैं, एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई, हमारे पास 2 यूनिट्स, और फिर ये हमारे पास 5 लेटर्स ये थे हमारे पास, HEICS, और 2 लेटर ये हैं, तो 5 और 2 7 8 9 लेटर्स हो गए हमारे पास। अब इन 9 लेटर्स को अरेंज करेंगे तो ये अरेंजमेंट कितने तरीकों से हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल अपॉन, और ये A रिपीटिंग होगा तो 2 फैक्टोरियल। अब इसमें M का रिपीटेशन से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा क्योंकि हमने M का क्या कर लिया, बंडल बना लिया, एक यूनिट बना दिया उसको। T का भी बंडल बना दिया तो एक यूनिट बना दिया, तो उसको हम अब डिवाइड नहीं करने वाले। बाकी 9 फैक्टोरियल अपॉन 2, फिर ये टोटल अरेंजमेंट हो जाएगा। अब इसमें क्या हो रहा होगा, इनमें वो केसेस भी आ रहे होंगे जिनमें दोनों ये साथ हों, और इसमें वो केसेस भी आ रहे होंगे जिसमें दोनों ये साथ ना हो। पर हमें कौन से केस चाहिए, जब बोथ A आर नॉट टुगेदर, दोनों ये साथ ना हो, वो वाले केस चाहिए हमें। अब वो वाले केस चाहिए दोनों ये साथ ना हो, तो हम इनमें से उन केसेस को हटा देते हैं जब दोनों ये साथ हो। अब दोनों ए साथ हो तो हम दोनों ए का फिर बंडल कर देते हैं। तो अब हमारे पास कितने यूनिक आइटम्स हो गए, तो एक हमारे पास ये हो गया 1 2 3, और ये 5 लेटर्स हमारे पास, तो 5 और 3 8, 8 पॉसिबिलिटी, सो 8 फैक्टोरियल। और रिपीटेशन अब कुछ बची नहीं क्योंकि ये तीनों के बंडल बना दिए, तो ये बंडल वाले केस हम माइनस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन के लिए क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अब वापस से हमारे पास जो ऑप्शंस की फॉर्मेट है वो 7 फैक्टोरियल वाली है, तो एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 लिख लेते हैं, और माइनस इसको लिख लेते हैं 8 × 7 फैक्टोरियल। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 7 फैक्टोरियल अपना कॉमन आ जाएगा इसमें से, और ये हो जाएगा 9 × 7 72/2, और -8, है ना। तो ये अपने पास 36, और 36 - 8 करेंगे तो ये अपने पास 28 × 7 फैक्टोरियल, ये अपने पास आंसर आ जाने वाला है। तो फाइनली आंसर आने वाला है अपने पास 28 × 7 फैक्टोरियल। मतलब हम लोग चले जाएंगे इस सी ऑप्शन के लिए पी के साथ, और हम चलते हैं चलो लास्ट वाले क्वेश्चन पॉइंट पर, डी पर। तो चलो डी पर चलते हैं, चलो डी पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। अभी डी पॉइंट में हमें पूछा क्या जा रहा है, देखो तो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स फॉर्म्ड टेकिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड सच दैट द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स डज नॉट चेंज। रिलेटिव ऑर्डर नहीं बदले बस, है ना। तो रिलेटिव ऑर्डर नहीं बदले, इसका मतलब मैथमेटिक्स में रिलेटिव ऑर्डर नहीं बदले तो मतलब ये ए ई ए आई, ये जो वोवल्स हैं, है ना, रिलेटिव ऑर्डर वोवल और कॉन्सोनेंट का हमें चेंज नहीं करना है। तो रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं करना है मतलब ए ई ए आई ये म्यूचुअल इंटरचेंज करेंगे, और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स हैं एम टी एच एम टी सी एस ये म्यूचुअल इंटरचेंज करेंगे। तो जब इनको म्यूचुअल इंटरचेंज करवाएंगे तो ये अरेंजमेंट कितने तरीक़ों से हो जाएगा। तो कॉन्सोनेंट्स कितने होंगे इसमें, तो टोटल 11 लेटर्स है, 4 वोवल है तो 7 कॉन्सोनेंट, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन, और एम रिपीटिंग है इसमें तो 2 फैक्टोरियल, टी भी रिपीटिंग होगा तो 2 फैक्टोरियल, और इनटू वोवल्स को म्यूचुअली इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए फाइनल आंसर पहुंचने वाला है। अब इसकी कैलकुलेशन अगर हम देखें तो अगर ये इसी फॉर्मेट में दे रखा है तो एक बार चेक करते हैं। ये दे रखा है हमें, देखो टी के साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब, 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का क्यूब। तो फाइनली इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को फाइनलाइज करने वाले हैं, है ना। तो ये एक अच्छा सवाल जिसमें काफ़ी सारी बातें थी, काफ़ी सारी आइडियाज़ थे जो हमने समझे। चलो हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलिए देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है हमें कि देर आर 10 गर्ल्स एंड 8 बॉयज इन अ क्लासरूम इंक्लूडिंग मिस्टर रवि, मिसेस रानी एंड मिसेस राधा, है ना। 10 गर्ल्स हैं इनिशियली, 10 गर्ल्स एंड 8 बॉयज इन अ क्लासरूम इंक्लूडिंग मिस्टर रवि, तो रवि यहाँ पर है इन 8 बॉयज़ में, और रानी और राधा जो है इधर है, इंक्लूडिंग रानी एंड राधा। अ लिस्ट ऑफ स्पीकर्स कंसिस्टिंग 8 गर्ल्स, तो यहाँ से हमें 8 गर्ल्स चूज करनी है, एंड 6 बॉयज़, तो यहाँ से हमें 6 बॉयज़ चूज करने हैं, और एक स्पीकर्स की लिस्ट बनानी है, हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड। अब इसमें कंडीशंस हैं कि यहाँ तक तो डेटा बहुत क्लियर है कि यहाँ से 8 गर्ल्स लेनी है, यहाँ से 6 बॉयज़ लेने हैं, पर इसके बाद कंडीशन ये है कि रवि रिफ्यूजेस टू स्पीक मिसेस इफ मिसेस रानी इज स्पीकर। मतलब रवि स्पीकर्स की लिस्ट में नहीं आएगा अगर उस लिस्ट में रानी अवेलेबल होगी तो, और रानी रिफ्यूज टू स्पीक इफ मिसेस राधा इज अ स्पीकर, तो अगर राधा होगी तो रानी जो उसमें रिफ्यूज़ कर रही है, रानी उसमें स्पीकर में नहीं होगी। और तो फिर नंबर ऑफ वेज बाय विच वी कैन प्रिपेयर दिस लिस्ट इज 3 डिजिट नंबर N1 N2 N3, तो फिर हमें ये फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ वेज फाइंड कर लेते हैं, वो 3 डिजिट नंबर कुछ आएगा, फिर उसके बाद ये वाली कैलकुलेशन। चलो तो अब हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम। देखो कंडीशंस क्या है भाई, हम लोगों को अगर ये कोई कंडीशन नहीं होती तो हमें 10 में से 8 गर्ल्स चूज़ करनी है, 8 में से 6 बॉयज़ चूज़ करने हैं, और फिर हमें आंसर मिल जाता है इसके हिसाब से। पर अभी कंडीशंस हैं, अब कंडीशन ये है कि रवि रिफ्यूज़ टू स्पीक इफ़ रानी इज़ देयर एंड रानी रिफ्यूज़ टू स्पीक इफ़ राधा इज़ देयर इन स्पीकर लिस्ट। तो कॉमन कौन है, रानी है, और रानी अगर आई लिस्ट में, इन 8 गर्ल्स की लिस्ट में अगर रानी होगी तो राधा नहीं होगी और रवि भी नहीं होगा। अच्छा, तो इसका मतलब जो 10 लड़कियां हैं, 10 गर्ल्स हैं, उनमें राधा रानी एक साथ नहीं हो सकती इन 8 लड़कियों की लिस्ट में। ये हम कंक्लूड जरूर कर सकते हैं। इन 8 लड़कियों को जब हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से 8 गर्ल्स जब सेलेक्ट करेंगे, तो इसमें राधा रानी दोनों एक साथ सेलेक्ट नहीं हो सकते। तो मतलब या तो राधा आएगी लिस्ट में तो रानी नहीं आने वाली है, रानी आएगी तो राधा नहीं आएगी, या तो दोनों नहीं होंगे लिस्ट में, है ना। तो 3 केस है हमारे पास। चलो तो हमारे पास 3 केस हैं। फर्स्ट केस, व्हेन राधा इज अवेलेबल in the list but Rani is not there. अब राधा हो पर रानी नहीं हो, तो उस केस में देखो हमें सेलेक्ट करना था 8 गर्ल्स, तो राधा अगर अवेलेबल है तो राधा को तो सेलेक्ट कर ही लिया, तो अब हमें सेलेक्ट करनी है 7 गर्ल्स आउट ऑफ 9 गर्ल्स। भाई राधा सेलेक्ट हो चुकी है तो 9 गर्ल्स बची, पर रानी उस केस में लेनी नहीं है हमें, तो अब हमें सेलेक्ट तो स्टिल हमें 7 गर्ल्स करनी है, पर अब हमें सेलेक्ट करनी है कितनी गर्ल्स में से, 8 गर्ल्स में से, क्योंकि हमारे पास रानी आएगी नहीं, राधा हम ले चुके हैं। तो 8 में से 7 का सिलेक्शन तो वी कैन डू दिस बाय 8 से 7 वेज, 7 लड़कियां सेलेक्ट कर लेंगे, राधा ऑलरेडी है हमारे पास, तो टोटल 8 गर्ल्स सेलेक्ट हो जाएंगी। अब उस केस में अगर हम राधा को लिस्ट में ले रहे हैं तो रवि रिफ्यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि रवि रिफ्यूज़ कब कर रहा था, जब हमारे पास रानी इज स्पीकर, पर रानी तो हमने लेनी है ना, रानी इज़ नॉट देयर। तो इस केस में अब हम रवि को ले सकते हैं। अब रवि को ले सकते हैं तो ये हमारे पास रवि भी अवेलेबल होगा, तो 8 में से 6 गर्ल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो दैट वी कैन डू बाय 8 से 6 वेज। 8 में से 6 बॉयज सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इसमें रवि भी आ भी जाएगा, नहीं भी आएगा, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, पर राधा इस लिस्ट में है ही सही। दूसरी पॉसिबिलिटी, जब लिस्ट में रानी हो, रानी इज इन लिस्ट बट राधा इज नॉट, तो रानी लिस्ट में हो तो रानी तो आएगी, एक लड़की का सिलेक्शन तो हो ही गया, 1 गर्ल इज सेलेक्टेड। हमें तो पर 8 गर्ल्स लेनी है, तो 7 गर्ल्स लेने आउट ऑफ 9, पर उसमें राधा नहीं होगी, तो हमें वापस से 7 गर्ल्स लेनी आउट ऑफ 8, है ना भाई, रानी इज ऑलरेडी देयर, तो हमें अब 7 सेलेक्ट करना आउट ऑफ 8। और अब इस केस में जब चूंकि लिस्ट में रानी अवेलेबल है, तो अब रवि नहीं आएगा, तो रवि नहीं आएगा तो हमें इन 6 बॉयज़ को सेलेक्ट करना है, कितने में से, 7 में से। रवि को तो हम सेलेक्ट कर ही नहीं सकते, तो 7 में से 6 को सेलेक्ट करना है, तो ये इस केस में हमारे पास इस तरीके से स्पीकर की लिस्ट बन जाएगी। और तीसरा केस, जबकि दोनों अवेलेबल नहीं हो लिस्ट में, तो राधा एंड रानी both are not in list, both are not in list। तो जब दोनों लिस्ट में नहीं हो
तो अब क्या होने वाला है, जब दोनों लिस्ट में नहीं है तो फिर हमारे पास 8 गर्ल्स बची और 8 ही सेलेक्ट करनी है, तो दैट वी कैन डू बाई 8C 8 वेज, मतलब 8 लड़कियाँ लेनी है, राधा रानी आ ही नहीं रही। और उस केस में, अब उस केस में रवि तो अवेलेबल होगा, क्योंकि रवि रिफ्यूज़ कर रहा था केवल तब जबकि रानी होगी, तो रानी तो है नहीं, तो इसका मतलब उस केस में हमें अब 6 गर्ल्स लेने हैं, 6 बॉयज़ लेने हैं आउट ऑफ 8 बॉयज़, क्योंकि अब रवि अवेलेबल रहेगा इस केस में, तो 8C 6 इस केस में। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखो ये हो जाएगा अपने पास 8C 7 की वैल्यू 8 और 8C 6 की वैल्यू हो जाएगी 8 × 7/2, तो ये आपके पास 2 4 8, तो ये 7 चौक 28, तो ये 8 × 28 हो गया। और अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 दूनी 16 160 और 8 2 64, तो ये 64, तो 160 और 64 कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 224, है ना, पहले केस में। दूसरे केस में ये अपने पास 8C 7 की वैल्यू 8, 7C 6 की वैल्यू 7, तो 8 7 जा 56। और तीसरे केस में 8C 8 की वैल्यू 1 और 8C 6 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 8 × 7/2 आएगा, और ये कैलकुलेट करेंगे तो 2 4 7 28 28। तो फाइनली वी कैन से कि भाई कितने तरीक़ों से हम ये 3 डिजिट नंबर बना सकते हैं। ये हमारे पास द नंबर ऑफ वेज द लिस्ट कैन बी प्रिपेयर्ड, तो लिस्ट कितने तरीक़ों से बन जाएगी देखो, तो इसलिए नंबर ऑफ वेज क्या हो जाने वाले हैं बताओ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 224 + 56 + 28। तो अगर हम इसको ऐड करें तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, ये हो जाएगा 220 और 50 हो जाएगा 270 280, और 280 + 28 अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 308। तो ये हमारे पास नंबर आ गया 308। अब ये 308 तो मतलब N1 N2 N3 की वैल्यूज़ आ गई, ये 308, तो N1 की वैल्यू तो N3 + N2 - N1 का मॉडुलस अगर हम फाइंड करें तो N3 का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 8, + N2 की वैल्यू हो गई 0 और -N1 की वैल्यू हो गई 3, तो इस वजह से कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो फाइनली फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 5। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देयर आर n पर्सन सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, दे स्टार्ट सिंगिंग अ 2-minute सॉन्ग्स इन पेयर्स सच दैट नो 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर विल सिंग टुगेदर। मतलब ये कुछ वैसा है जगह कि मान लो एक राउंड लगा के हम लोग चाय पीने बैठे हुए हैं, कुछ लोग n पर्सनस, और सिटिंग अराउंड अ राउंड टेबल, एक सर्कुलर टेबल के चारों तरफ चाय पीने बैठे हुए हैं, और वो सिंगिंग, उनका गाने चल रहे हैं 2 मिनट सॉन्ग इन पेयर्स, पेयर में चल रहे हैं, मतलब कोई बंदा अगले बंदे के साथ वो पेयरिंग करके वो एक सॉन्ग सिंग किया जा रहा है, गाना गाया जा रहा है, सच दैट नो 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर विल सिंग टुगेदर। मतलब जो एडजेसेंट जो पीपल है, एडजेसेंट पर्सन जो है, जो लोग साथ में बैठे हुए हैं, नो 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर, जो पास पास बैठे हुए हैं, तो वो पर्सन अपने पास वो साथ में नहीं गा रहे, विल सिंग टुगेदर, है ना, वो ऐसे कोई भी 2 लोग नहीं है जो साथ में गा रहे हैं, जो साथ में बैठे हो, आस पास बैठे हो। दिस प्रोसेस कंटिन्यू 28 मिनट्स। तो कितने यहाँ पर पर्सन्स हैं उसके बारे में बात करनी है हमें। तो एक राउंड टेबल है अपने पास, राउंड टेबल मीटिंग है, उसमें हमारे पास मान लो P1 P2 P3 से लेके Pn कुछ n पर्सन्स यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनमें से हम 2 लोगों को लेना चाह रहे हैं, सेलेक्ट करना चाह रहे हैं। अब इन दोनों में से इनमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो दैट 2 पर्सन वी कैन सेलेक्ट बाय NC2 नंबर ऑफ वेज। हम जानते हैं इनमें से 2 लोगों को सेलेक्ट करेंगे तो NC2 तरीक़ों से सेलेक्ट कर लेंगे। अब NC2 तरीक़ों से 2 लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, पर 2 जो एडजेसेंट पर्सन है वो नहीं होने चाहिए। तो एडजेसेंट पर्सन नहीं होने चाहिए, तो एडजेसेंट्स कितने पर्सन्स बन जाएंगे देखो, तो P1 PN P1 P2 P2 P3 इस तरीके से एडजॉइन करेंगे। तो ये आपके पास, क्योंकि अगर हम ये इस राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं तो ये n वर्टेक्स मान लें इस पॉलीगन के अंदर जो बनने वाला है, और n वर्टेक्स मान लेते हैं तो ये एडजेसेंट वाली साइड्स बनेंगी। तो ये कितनी साइड्स आ जाएंगी, तो n वर्टेक्स है तो n ही साइड्स आ जाएंगी। तो वी हैव टू से NC2 - n पॉसिबिलिटीज़ होंगी, जबकि 2 पास पास वाले लोग होंगे तो इसमें NC2 में काउंट हो रहे होंगे वो, और NC2 - n। और ये जो भी पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, ये हर एक पॉसिबिलिटी में 2 मिनट सॉन्ग गाया जा रहा है ना, गाना गाया जा रहा है 2 मिनट। और ये जो टोटल नंबर ऑफ मिनट्स आ रही हैं वो किसके बराबर है, 28 मिनट्स के इक्वल है। तो इसको 28 के इक्वल कर देते हैं, यहाँ सॉल्व करके हम लोग n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये 2 से 28 कैंसिल होगा 14 टाइम्स, और NC2 का मीनिंग हो जाएगा n × n - 1/2 -n = 14। तो कुल मिलाकर अब ये सिंपल कैलकुलेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वी कैन से कि भाई n² - n - 2n और = कितना हो जाएगा आपके पास 28। तो वी कैन से कि भाई n² - 3n - 28 = 0। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि n की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी। हम इसके फैक्टर कर लेते हैं, तो इसके फैक्टर करें तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास,
माइनस बी यानी 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac यानी कि प्लस का, और 4 इंटू 28 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 8 चौक 32 यानी कि 112 और डिवाइडेड बाई 2a यानी 2। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा 121 का रूट 11 बाई 2। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि n की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, या तो 3 प्लस 11 या 3 माइनस 11, पर नंबर ऑफ पर्सन नेगेटिव होने से रहा तो 3 प्लस 11 यानी कि 14/2 यानी कि 7। तो यहाँ पर कितने लोग होंगे इस राउंड टेबल के आसपास, 7 पर्सन होंगे जो 2 मिनट सॉन्ग गा रहे हैं। और इस तरीके से ये क्वेश्चन इस तरीके से थॉट सोचा जा सकता है, किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेज वी रिक्वायर टू फाइंड इन विच 2n ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप है ना, 2n ऑब्जेक्ट्स ऑफ अनदर टाइप, 2n ऑब्जेक्ट्स ऑफ थर्ड टाइप कैन बी डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन्स है ना। मतलब 2n ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप, एक तरीके के 2n ऑब्जेक्ट्स हैं, अनदर टाइप 2n ऑब्जेक्ट्स हैं, थर्ड टाइप के 2n ऑब्जेक्ट्स हैं, कैन बी डिवाइडेड बिटवीन 2 पर्सन सो दैट ईच में हैव 3n ऑब्जेक्ट्स। और इसकी पॉसिबिलिटी हमें ये दे रखी है अल्फा n स्क्वायर प्लस बीटा n प्लस गामा, तो हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये नंबर ऑफ वेज आएंगे वो इस फॉर्मेट में आएंगे, कंपेयर करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आ जाएंगी। चलो तो हम इसके नंबर ऑफ वेज फाइंड करने चलते हैं कि कितने तरीकों से ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। 2n ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप मतलब ऐसा मान लेते हैं कि भाई एक तरीके की चॉकलेट्स हैं वो 2n चॉकलेट्स हैं है ना, फिर दूसरे तरीके की चॉकलेट्स हैं वो 2n है, और 2 पर्सन्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ईच में हैव 3n ऑब्जेक्ट्स, 3n चॉकलेट्स। तो ऑब्वियसली वो 2n ऑब्जेक्ट्स में से अगर मैं एक पर्सन को 3n ऑब्जेक्ट्स दे देता हूँ किसी भी तरीके से, तो बाकी जो 3n ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि टोटल तो 6n ऑब्जेक्ट्स थी अपने पास, तो उन 6n ऑब्जेक्ट्स में से अगर हम 3n ऑब्जेक्ट्स किसी एक पर्सन को दे देते हैं तो रेस्ट 3n ऑब्जेक्ट्स दूसरे पर्सन के पास चले जाएंगे। तो हमें तो इन टोटल काम क्या करना है, हमें काम करना है कि कितने तरीकों से हम इस 6n ऑब्जेक्ट्स में से 3n ऑब्जेक्ट्स एक पर्सन को दे सकते हैं है ना। 6n चॉकलेट्स में से 6n ऑब्जेक्ट्स में से कितने तरीकों से 3n ऑब्जेक्ट्स एक बच्चे को दे सकते हैं, एक पर्सन को दे सकते हैं। अब कितने तरीकों से दे सकते हैं, तो इसकी अगर हम बात करें तो मैं मान लेता हूं कि मान लो पहले जो एक पर्सन होगा उसको फर्स्ट टाइप के मान लो कुछ x ऑब्जेक्ट मिले, सेकंड टाइप के अनदर टाइप के y ऑब्जेक्ट मिले, और थर्ड टाइप के मान लो z ऑब्जेक्ट्स मिले, और ये सब ऑब्जेक्ट्स मिलकर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हो जाने चाहिए 3n। इसमें x और y और z ये तीनों के तीनों नंबर्स हॉल में हो सकते हैं, मतलब x 0 हो सकता है हम लोग 3n ऑब्जेक्ट्स में जो सेकंड टाइप के 2n ऑब्जेक्ट्स हैं वो पूरे देते हैं और थर्ड टाइप में से n ऑब्जेक्ट्स देते हैं, ये पॉसिबल है। तो x और y और z तीनों में से कोई भी एक 0 हो सकता है, तीनों नॉन जीरो भी हो सकते हैं। और दूसरी बात कि x y और z मैक्सिमम क्या हो सकता है 2n हो सकता है, x y z मैक्सिमम 2n हो सकता है। तो ये वही सवाल हो गया कि हमें 3n चॉकलेट्स को एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 3n ऑब्जेक्ट्स को एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो इस काम को हम कैसे कर सकते हैं, देखो तो ये x जो है वो मिनिमम 0 है ना, मिनिमम 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर ऐसे करते करते मैक्सिमम 2n तक हो सकता है ना। वो मल्टीनोमियल थ्योरम से अगर हम इसको सोचेंगे तो इस तरीके से सोच सकते हैं। यही चीज़ y के लिए अगर हम सोचें तो y भी मिनिमम 0 फिर 1 फिर और इस तरीके से मैक्सिमम 2n तक हो सकता है। और सिमिलरली z के लिए अगर हम सोचें तो 0 से लेके 2n तक हो सकता है। और इस प्रोडक्ट में इसमें से जो t की पावर हम सेलेक्ट करेंगे वो x की वैल्यू होगी। मान लो इस 0 से लेके 2n में से हमने कुछ भी लिया तो वो x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू होगी और ये z की वैल्यू होगी। और इन तीनों का सम हमें क्या चाहिए 3n। तो व्हाट वी रिक्वायर टू फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 3n इन दिस प्रोडक्ट, इन दिस एक्सपेंशन। चलो तो इसको फाइंड करने चलते हैं। तो वी कैन से इट के इट विल बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 3n इन, और अब ये आपके पास जीपी बन गया तो ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस टी की पावर 2n और इसका होल क्यूब। और अब ये जीपी बन गया तो इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेते हैं। तो वी कैन राइट इट एज इट विल बी इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 3n इन, और इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगाएंगे तो ए तो 1 ही अपने पास है ना, और 1 माइनस रेशियो क्या चल रहा है अपने पास t की पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो ये 2n प्लस 1 अपॉन 1 माइनस टी और इसका होल क्यूब, इसका होल क्यूब। चलो तो इसको फाइंड कर लेते हैं कोफिशिएंट।
तो ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 3n n, तो ये बन गया आपके पास 1 माइनस टी की पावर 2n प्लस 1 होल क्यूब, और ये बन जाएगा आपके पास 1 माइनस टी की पावर -3। अब इसको एक्सपेंड करें तो वी कैन राइट इट कि इट इज विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी की पावर 3n, और यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 3 इंटू टी की पावर 2n प्लस 1। अब देखो इसमें वैसे तो 4 टर्म्स आने वाले हैं, होल क्यूब को एक्सपेंड करेंगे तो बाइनोमियल हम बोल सकते हैं कि 4 टर्म्स आएंगे, पर इसकी अगली टर्म क्या आने वाली है, टी की पावर 2n प्लस 1 का स्क्वायर, और वो स्क्वायर टी की टोटल पावर को क्या बना देगा 4n प्लस 2, जो कि हमें जो रिक्वायर्ड पावर है उससे ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमें वो या उसके बाद वाली जितनी भी टर्म्स है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसको लीव कर रहे हैं, मल्टीप्लाई विद, और इधर हम एक्सपेंड करें तो ये 1 माइनस टी की पावर -3। अब हम ये जानते हैं कि 1 माइनस एक्स की पावर -n का जो एक्सपेंशन होता है वो आपके पास क्या होता है, ये नेगेटिव पावर के लिए या नॉन नेचुरल पावर के लिए बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो इसका एक्सपेंशन क्या होता है आपके पास n-1 cn-1 प्लस n-1 इंटू एक्स प्लस n+1 cn-1 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये ऐसे चलता रहता है। मतलब जब भी हम, और इसमें n नेचुरल है, मतलब ये एक्सपेंशन हम तब यूज़ करते हैं जब n कैसा हो अपने पास नेचुरल। यहाँ पर देखें तो 1 माइनस टी की पावर -3 है तो n की जगह 3 आ रहा है, तो इसलिए अगर हम एक्सपेंशन यूटिलाइज करेंगे तो फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी अपने पास 2c2 है ना, n-1 cn-1 दैट इज 2c2। फिर अगला टर्म क्या आएगा 3c2 इंटू टी, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 4c2 इंटू टी स्क्वायर, और ये इस तरीके से, और इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होने वाले, नेगेटिव पावर के एक्सपेंशन को एक्सपेंड कर रहे हैं तो टोटल इनफाइनाइट टर्म्स होने वाले हैं। और पर हमें तो चाहिए टी की पावर 3n का कोफिशिएंट, तो वी कैन से कि इट विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ टी। अब देखो टी की पावर 3n का कोफिशिएंट लाने के लिए हम क्या करें भाई, 1 को टी की पावर 3n से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा उधर इनफाइनाइट टर्म्स है तो कभी ना कभी तो टी की पावर 3n आएगा ही आएगा, और जब टी की पावर 3n आएगा तो कोफिशिएंट क्या होगा, तो देखो कोफिशिएंट c2 तो फिक्स्ड ही है बेस में, है ना, cn-1 फिक्स रहता है इस एक्सपेंशन में बेस में। इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स इस बेस और इस पावर का सम होता है। तो यहाँ पर 2 है और हम टी की पावर 3n चाह रहे हैं, तो ये इंडेक्स क्या आ जाएगा इसका 3n प्लस 2। तो जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे टी की पावर 3n से तो उसका कोफिशिएंट क्या आएगा c2, और उसका इंडेक्स क्या होगा 3n प्लस 2, है ना। जैसे यहाँ पर देखें तो टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा है उसमें c2 और ये 2 और 2 मिलकर 4 बना रहा है ना। तो वैसे अगर हम टी की पावर 3n के कोफिशिएंट की बात करेंगे 1 से, तो टी की पावर 3n में c2 और 3n और 2 मिलकर 3n प्लस 2 बनाएगा, पर साथ में मैं -3 इंटू, अब ये टी की पावर 2n प्लस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे टी 3n बन जाए, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n-1 से। अब n-1 से करेंगे तो c2, और n-1 प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये n प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनली टी की पावर 3n का कोफिशिएंट आ जाएगा, और ये जो कोफिशिएंट आ रहा है यही हमारे पास इस 3n को डिस्ट्रीब्यूट करने के तरीके हो जाएंगे, तो यही हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मेट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके हम इस फॉर्मेट में लाना चाह रहे हैं, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा 3n प्लस 2 c2 को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3n प्लस 2 मल्टीप्लाई विथ 3n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 और -3, और n प्लस 1 c2 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा n प्लस 1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करें तो ये होल डिवाइडेड बाई 2 एलसीएम ले लेते हैं, और यहाँ पर क्या बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6n, यानी प्लस का 9n और प्लस 2 और -3 टाइम्स ऑफ, और ये हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, देखो तो 9n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, तो ये अपने पास आ जाएगा 6n स्क्वायर, 9n माइनस 3n तो ये अपने पास आ जाएगा 6n, और ये प्लस 2 तो ये प्लस 2 एज इट इज और डिवाइडेड बाई 2, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटो, ये बन जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1। और कंपेयर करें तो यही फॉर्मेट हमें क्वेश्चन ने गिवन है, अल्फा n स्क्वायर बीटा n गामा। तो कंपेयर करें तो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू अल्फा 3 है, बीटा 3 और गामा 1 है, और अल्फा 3 बीटा 3 और गामा 1, अल्फा 3 बीटा 3 और गामा 1, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना हो जाएगा आपके पास, ये अपने पास आंसर आ जाएगा 7। सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 7। तो देखो एक और नया आइडिया, नया अप्रोच हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, ये हमने डिस्कस किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में, अब ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन भी है कि लेट x बी अ सेट ऑफ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स, y बी अ सेट ऑफ एग्जैक्टली 7 एलिमेंट्स, है ना। तो सेट x हम बना लेते हैं और एक सेट हम y बना लेते हैं। सेट x हैज़ एग्जैक्टली 5 एलिमेंट्स, तो लेट अस सपोज x1 x2 x3
x4 x5, और सेट y में हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7, 7 एलिमेंट्स। इफ अल्फा इज द नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम x टू, तो अब x टू y में हम फाइंड करना चाह रहे हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। अभी तो फॉर्मूला बेस्ड है, वैसे तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का तो हमारे पास एक फॉर्मूला ही होता है, पर हालांकि वन वन फंक्शन को अगर हम समझें तो क्या सोच रहे हैं वन वन फंक्शन के बारे में कि एवरी इनपुट हैव यूनिक एंड डिफरेंट आउटपुट। तो यूनिक मतलब इसका एक सिंगल आउटकम होगा, और डिफरेंट मतलब x1 का जो आउटकम होगा x2 का आउटकम कुछ डिफरेंट होगा, मतलब 2 डिफरेंट इनपुट तो 2 डिफरेंट आउटपुट, तो 5 डिफरेंट इनपुट्स तो 5 डिफरेंट आउटपुट। तो पहले हम इसमें से 5 एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, और यही फॉर्मूला है, तो इसमें से 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, तो दैट वी कैन सेलेक्ट बाय 7C 5 वेज। और ये जो 5 सेलेक्टेड एलिमेंट्स हैं, इन 5 यहाँ से 5 एलिमेंट सेलेक्ट हो गए होंगे सेट वाई में से। अब यहाँ से जो 5 सेलेक्टेड एलिमेंट हैं, इन 5 एलिमेंट पर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ये काम हम कर सकते हैं बाय 5 फैक्टोरियल वेज। तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस, मतलब ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, अल्फा की। अब चलो बीटा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो बीटा इज व्हाट, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम y टू x। अच्छा चलो, तो y टू x में चले, ये y हो गया अपने पास और ये अपने पास x हो गया। y में हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं, तो y1 y2 y3 y4 y5 y6 और y7, और x में हमारे पास 5 एलिमेंट हैं, तो x1 x2 x3 x4 x5, 5 एलिमेंट, और y2x फंक्शंस बना रहे हैं, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस के बारे में बात चल रही है, ऑन टू फंक्शंस फ्रॉम y टू x। चलो, अब ऑन टू का मतलब है रेंज कोडोमेन से मैच करना चाहिए, रेंज कोडोमेन से मैच करना चाहिए, मतलब कोडोमेन में यानी सेट x में कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो हर एक एलिमेंट की अपनी कोई ना कोई प्री इमेज लानी पड़ेगी। अब x1 की कोई प्री इमेज होगी तो वो एक वैल्यू हो जाएगी, x2 की भी कोई प्री इमेज होगी, x3 x4, तो 5 एलिमेंट तो यूज़ हो ही जाएंगे इसमें। अब बचेंगे हमारे पास 2 एलिमेंट्स, अब उन दोनों एलिमेंट्स को इन्हीं पाँचों में से किसी पर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट छोड़ थोड़ी ना सकते हैं, फिर तो फंक्शन ही नहीं बचेगा। तो भाई 5 एलिमेंट है, तो यहाँ पर 5 एलिमेंट तो यूज़ हो ही जाएंगे, तो जो बचे हुए 2 एलिमेंट उनको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो या तो हम ये सोच सकते हैं कि उन दोनों एलिमेंट को किसी एक आउटकम को प्रोवाइड कर देते हैं, दे देते हैं, या फिर उन दोनों बच्चों को 2x को एक एक करके दे देते हैं। तो मतलब यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ग्रुप थ्योरी का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग इस सवाल में। 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो हम एक ग्रुप बनाए 3 एलिमेंट्स का, ऑफ मतलब सबको एक एक तो दे दिया, और 2 एलिमेंट एक साथ किसी एक को दे देते हैं, तो किसी एक आउटपुट के पास हमारे पास 3 इनपुट्स चले जाएंगे, तो 3 इनपुट्स एक आउटपुट पे दे दें, और बाकी चारों आउटपुट्स पर एक एक इनपुट प्रोवाइड कर दें। या फिर क्या कर सकते हैं कि ये जो बचे हुए 2 इनपुट्स हैं, इन दोनों को किसी 2 आउटपुट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, मतलब 2 आउटपुट्स पर 2 इनपुट्स चले जाएं, और बाकी तीनों आउटपुट्स पर, रेस्ट जो तीनों आउटपुट्स हैं उन पर एक एक इनपुट चला जाए। तो 2 तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हम इसमें काम कर सकते हैं। चलो, तो फिर ग्रुप बनाते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ से 3 एलिमेंट का एक ग्रुप बना लें। अब यहाँ से 3 एलिमेंट का ग्रुप बना है, तो यहाँ पर 7 एलिमेंट है, तो 7C3 मल्टीप्लाई विथ, अब 4 एलिमेंट बचे होंगे तो 4C1 मल्टीप्लाई विथ 3C1 मल्टीप्लाई विथ 2C1 मल्टीप्लाई विथ 1C1। और ग्रुप थ्योरी के अंदर एक आइडिया डिस्कस किया जाता है कि अगर हमारे पास सिमिलर अमाउंट में, सेम अमाउंट में ग्रुप्स डिज़ाइन होते हैं, तो उतने फैक्टोरियल से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ये ग्रुप बन गए। अब ये ग्रुप बन गए, तो ये एक 3 का ग्रुप बन गया, और एक एक के 4 ग्रुप बन गए। अब इन 5 ग्रुप्स को, मतलब हमारे पास 3 एलिमेंट का एक ग्रुप होगा और एक एक एलिमेंट के 4 को, तो टोटल 5 ग्रुप हो गए। अब इन 5 ग्रुप्स को इन 5 एलिमेंट पर डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये काम हम कितने तरीकों से कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल से। तो 5 पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये 5 यूज़ हो जाएंगे, तो रेंज और कोडोमेन मैच हो जाएगी, फंक्शन ऑन टू हो जाएगा। या फिर 2 2 1 1 1 के ग्रुप बनाए। अब 2 2 1 1 1 के ग्रुप बने, तो हम सबसे पहले 7C2 सेलेक्ट कर लें, 2 एलिमेंट। अब कितने बचे, 5C2, अब कितने बचे, 3C1, फिर 2C1, फिर 1C1। ये अपने पास 2 के 2 ग्रुप बन गए, और एक एक के 3 ग्रुप बन गए। और डिवाइडेड बाय, जितने भी इक्वल अमाउंट में ग्रुप बनते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं, तो एक तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, ये 2 का सेम ग्रुप है, और ये एक एक के 3 ग्रुप है, तो इसलिए डिवाइड करेंगे 3 फैक्टोरियल से भी। और ये ग्रुप्स को, ये जो 5 ग्रुप्स बने, इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे, 5 फैक्टोरियल से।
तो ये जो क्वांटिटी सॉल्व होकर आएगी ये अपना काम करेगी किसका, बीटा का। तो अपने पास बीटा भी आ गया, अल्फा भी आ गया, अब हमें चाहिए बीटा माइनस अल्फा बाय 5 फैक्टोरियल। तो बीटा माइनस अल्फा बाय 5 फैक्टोरियल की कैलकुलेशन करें तो देखो अभी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं इन सबको। एक बार अल्फा को कैलकुलेट करें तो अल्फा क्या आ जाएगा अपने पास, देखो अल्फा इज इक्वल्स टू 7c5। तो ये 7c5 मतलब 7 इंटू 6/2 इंटू 5 फैक्टोरियल है ना, 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6/2, तो ये 2 3 तो 7 3 21 इंटू 5 फैक्टोरियल ही आने वाला है अल्फा की। ऐसा मैं 5 फैक्टोरियल को सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये इससे कट जाएगा आगे है ना, तो वो तो बैलेंस हो जाएगा। अब इसी तरीके से बीटा की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अभी बीटा को देखें तो इसमें से 5 फैक्टोरियल तो कॉमन ले लेते हैं, 5 फैक्टोरियल तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, देखो सॉल्व करते हैं। तो 7c3 की वैल्यू होगी 1 7 21 35 हो जाएगी इसकी है ना। वैसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 7c3 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 है ना, 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 7 6 5 और डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 4c1 3c1 2c1 1c1। अच्छा ये 4c1 4 होगा, 3c1 3 होगा, 2c1 2 होगा, 1c1 1 होगा और ये 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये इधर ये क्वांटिटी बचेगी अपने पास राइट, प्लस 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया है, प्लस अभी 7c2 की बात करें तो 7c2 की वैल्यू होती है बेटो 1 7 21 होती है। कैलकुलेट करें तो ऐसे कर सकते हो 7 इंटू 6/2 21 हो जाएगा। 5c2 की वैल्यू होती है 10, सिमिलरली कैलकुलेट कर सकते हो। ये 3c1 2c1 1c1 ये 3 2 1 मिलके इस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डिवीजन में बचेगा हमारे पास 2 फैक्टोरियल, तो डिवाइडेड बाय 2 ये क्वांटिटी बचेगी और 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिए, ये 6 कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यानी 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद ये 7 5 35 हो गया, प्लस यहाँ पर अगर हम कैंसिल करें तो ये आपके पास 2 से ये 5 टाइम्स और 2 से ये 3 टाइम्स, तो ये 7 5 35 इंटू 3, तो 35 इंटू 3 यानी 105। तो कुल मिलाकर ये 140 इंटू 5 फैक्टोरियल आ गया बीटा की वैल्यू। अब हमें चाहिए बीटा माइनस अल्फ़ा और इसका मल्टीप्लाई विद 1/5 फैक्टोरियल। हमें क्या फाइंड करना है, बीटा माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लाई विद 1/, तो ये हो जाएगा 1/5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद बीटा की वैल्यू है अपने पास 140 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, माइनस और अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, देखो 21 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये फाइनली 5 फैक्टोरियल कॉमन आके कैंसिल कर देंगे, तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा 140 माइनस 21, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर आता है अपने पास 119। तो ये इस तरीके से इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, तो फाइनली इस तरीके से आंसर आ जाएगा। चलिए, तो इस तरीके से हम लोगों ने कुल मिलाकर ये आपके पास पीएनसी में हमने कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया है। आपका थॉट प्रोसेस आई थिंक जनरेट हुआ होगा, बढ़िया अच्छा। तो इस तरीके से हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल। बाकी अब हम आगे क्वेश्चंस को अगले एपिसोड में देखते हैं। थैंक यू।